हम पढ़ रहे थे अभी ये फॉन्ट वाला ब्लॉक हमने पूरा खत्म कर दिया, क्लिपबोर्ड खत्म कर दिया। पैराग्राफ देख लेते हैं फिर आगे। हाँ, पैराग्राफ बाद में देखते हैं, पहले हम एक नई चीज सीखते हैं, कुछ अच्छी चीज है। चलिए, तो हेडिंग डालनी है हाउ टू क्रिएट डॉक्यूमेंट इन प्रॉपर फॉर्मेट इन MS वर्ड। प्रॉपर फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे MS वर्ड में। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि हम डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें व्यू ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। अब व्यू में ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट व्यू कितने टाइप के होते हैं, है ना। पावर पॉइंट में भी इंपॉर्टेंट है, वर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, एक्सेल में भी और MS वर्ड में भी, तीनों जगह पे। तो ध्यान रखिएगा, सब जगह ये ऑप्शन तो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे MS वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट व्यू है वो 5 टाइप के हैं। पहला है प्रिंट लेआउट, दूसरा है फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। ये 5 हमारे पास हैं ऑप्शंस, ठीक है। अब प्रिंट लेआउट में जैसे देखिए, प्रिंट लेआउट क्या, प्रिंट करते समय डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है। मतलब पेज फॉर्मेट में आपको ये चीज दिखाई दे रही है जो सामने है प्रेजेंट, तो इसे कहते हैं प्रिंट लेआउट, है ना। अगर मैं फुल स्क्रीन कर लूं तो ये डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, है ना। व्यू का मतलब क्या होता है, व्यू का मतलब नजारा, देखने के अलग अलग तरीके, है ना। जैसे लेक व्यू कहते हैं, तो लेक का नजारा, तो नजारे को व्यू कहा जाता है, देखना यानी व्यू नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे प्रीव्यू, प्रिंट लेआउट मतलब ऐसा नजारा कि प्रिंट करते समय पेज कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे 5 तरीके हैं। एक है प्रिंट करते समय कैसा दिखाई देगा, फुल स्क्रीन पे हमारा कैसा दिखाई देगा। वेब लेआउट मतलब इस पेज को अगर मैं HTML में कन्वर्ट करता हूं और इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन करूंगा तो ये कैसा दिखाई देगा। तो उसको आप किससे देख सकते हो, वेब लेआउट से। वेब लेआउट मतलब हमारा ये जो पेज है, जो भी मैं यहाँ पे कोडिंग करूंगा या जो भी मैं लिखूंगा, डॉक्यूमेंटेशन से जो भी सेटिंग करूंगा, अगर मैं उसे इंटरनेट पे देखता हूँ ब्राउजर पर ओपन करके, तो वो कैसा दिखाई देगा। तो ये कंटेंट ब्राउजर पे अगर आप अपलोड करते हो तो इस तरह से दिखाई देगा। तो यहां पर ये 3 तरीके समझ में आ गए। ड्राफ्ट यानी क्या होता है, ड्राफ्ट यानी नॉर्मल, पहले इसे नॉर्मल बोलते थे, है ना। तो नॉर्मल व्यू को ड्राफ्ट व्यू बोलते हैं, नॉर्मल व्यू में डेटा को देखना। तो नॉर्मल व्यू भी ऐसे फुल स्क्रीन में होता है थोड़ा सा, इसको आप अपने हिसाब से। तो ज्यादातर जो लेआउट यूज किया जाता है वो प्रिंट लेआउट होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये 5 तरह के लेआउट होते हैं, किसमें, डॉक्यूमेंट व्यूज में। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, एक्सेल के भी सारे व्यूज अच्छे से देख लेना, वर्ड के भी, पावर पॉइंट के भी, है ना। तीनों जगह इंपॉर्टेंट है ये व्यू ऑप्शन। तो चलिए, ये 3-4 ऑप्शन तो समझ में आ गए। ड्राफ्ट यानी नॉर्मल, वेब लेआउट मतलब हमारा पेज इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम पे कैसा दिखाई देगा, फुल स्क्रीन, यही पेज को हम फुल स्क्रीन पे देखेंगे तो वो किस तरह से प्रेजेंट होगा, और प्रिंट लेआउट, पेपर पे प्रिंट लेंगे तो किस तरह का नजारा हमारे सामने प्रेजेंट होगा, वो हमें प्रिंट लेआउट से होता है। यहाँ पे जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आउटलाइन, जिसपे किसी को वर्क करते नहीं आता, ठीक है। तो आउटलाइन के थ्रू हम कैसे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं और प्रॉपरली वो डॉक्यूमेंट कैसे होता है, वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी दिखने के तरीके थे वो नॉर्मल है, ये आप पढ़ के भी समझ सकते हो कि किससे क्या है। बट आउटलाइन को आप नहीं समझ सकते कि आउटलाइन से हम कैसे वर्क, अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले तो हम आउटलाइन को ऑन करते हैं, जितनी भी चीजें, ये सारी चीजें पहले हटा दो, ठीक। तो यहाँ पे आउटलाइन ऑन किया, और यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आउटलाइन, फिर से एक बार करता हूं, व्यू पे गया, आउटलाइन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे एक नया टैब आ गया जिसका नाम है आउटलाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टैब है, इसके थ्रू हम काम करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाएंगे। देखिएगा जब मैं लास्ट में डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके एंड करूंगा तो देखिए डॉक्यूमेंट कितने प्रॉपर तरीके से बनेगा और कितने बेहतरीन तरीके से शो होगा। तो पहली चीज तो लेबल क्या होते हैं, यहाँ पे 9 टाइप्स के लेबल आप बना सकते हो। लेबल का मतलब होता है हेडिंग के अंदर हेडिंग, जैसे हम जैसे लिखा है यूनिट 1, तो यूनिट 1 के अंदर हमें पढ़ना है फंडामेंटल एंड कंप्यूटर। फंडामेंटल एंड कंप्यूटर के अंदर तीसरा लेबल होगा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो ये लेबल्स कहलाते हैं। तो लेबल्स का मतलब क्या होता है, एक हेडिंग के अंदर जब हम दूसरी हेडिंग को प्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम लेबल बोलते हैं। इसको एग्जांपल वाइज समझते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे लेबलिंग, जैसे मैंने लिखा है यूनिट 1, दिस इज फर्स्ट लेबल। कैसे समझ में आया भाई, ये फर्स्ट लेबल में यूनिट 1 लिखा है, यहाँ शो हो रहा है, यहाँ शो हो रहा है कि जो यूनिट 1 है ये लेबल 1 पे लिखा हुआ है ना। अब मुझे लेबल 2 पे जाना है तो क्या करना है, टैब। जैसे मैं टैप करता हूं तो मैं कहां पे पहुंच गया, सेकंड लेबल। कैसे पता चल रहा है, यहां दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो यहां से भी लेबल चेंज कर सकते हो, लेबल 1, लेबल 2, इस तरह से।
पर टैब का यूज करके भी आप लेबल चेंज कर सकते हो। जैसे अभी कौन से लेवल पे आ गया, दूसरे लेवल पे आ गया। अब यहाँ पे मैं एक दे देता हूँ, पहले आपको एक आउटलाइन बनानी है कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने से पहले, उसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। तो फंडामेंटल एंड कंप्यूटर, फंडामेंटल एंड कंप्यूटर, इसके अंदर मुझे क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो फिर मैं अभी कौन से लेवल पे हूं, अभी भी मैं सेकंड लेवल पे हूं, कैसे समझ में आया यहाँ पे। अब थर्ड लेवल पे जाना है तो फिर से टैप किया, थर्ड लेवल पे पहुंच गया। तो अब इसके अंदर मैं क्या पढ़ूंगा, पहले पढ़ूंगा सॉफ्टवेयर के बारे में, दूसरा पढ़ूंगा हार्डवेयर के बारे में, हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर थर्ड लेवल में। सॉफ्टवेयर के अंदर मान के चलिए मुझे एक और लेवल बनाना है, तो टैप करके फिर मैं अंदर चला गया, एक स्टेप आगे। यहाँ पे मैंने बना दिया सॉफ्टवेयर के अंदर हम पढ़ेंगे C++, सॉरी सॉफ्टवेयर के अंदर हम पढ़ेंगे C++, जावा और .NET या पाइथन ले लेते हैं हम, पाइथन। हार्डवेयर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो हार्डवेयर पे गए, टैप किया, एक स्टेप आगे आए, लेवल 4 चल रहा है अभी। लेवल 4 पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, और सोता मैंने अगला मैंने कर दिया आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हार्डवेयर के अंदर 2 हेडिंग्स और इंक्लूड करी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट। ऐसे आप इसके अंदर भी और कर सकते हो, और ऐसे कितने लेवल बना सकते हो, 9 से ज्यादा नहीं बना सकते। ये वाइवा का क्वेश्चन है, ठीक है, 9 से ज्यादा नहीं बना सकते आप, ध्यान रखिएगा। तो 9 से ज्यादा आप लेवल्स इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक। अब इसी तरह से अभी मैं कौन से लेवल पे हूं, आप बता सकते हैं सर आप अभी 4 लेवल पे। अब मुझे पीछे जाना है लेवल 1 पे। तो पहला तरीका क्या है कि मैं डायरेक्ट यहाँ करूं और डायरेक्ट लेवल 1 ले लूं, तो मैं सीधे लेवल 1 पे आ गया। या फिर मैं लेवल 4 पे हूं और मुझे एक एक स्टेप पीछे जाना है, तो शिफ्ट के साथ मैं टैब की शॉर्टकट की प्रेस करूंगा, तो एक एक स्टेप पीछे आता जाऊंगा। शिफ्ट टैब, ठीक है, टैब मतलब एक एक स्टेप आगे, शिफ्ट टैब मतलब एक एक स्टेप पीछे। शिफ्ट का यूज क्या होता है, कभी आपने सोचा है। शिफ्ट जो होता है हर काम को उल्टा करता है, कैपिटल है तो स्मॉल कर देगा। अगर हम आगे जा रहे हैं और शिफ्ट के साथ वही शॉर्टकट यूज करेंगे तो वो प्रीवियस काम करेगा। तो शिफ्ट जो हमारे पास कीबोर्ड में की होती है, उसका काम होता है एवरी वर्क को उल्टा करना। मैक्सिमम टाइम वो क्या करेगा, हर स्टेप को उल्टा करता हुआ चलेगा। तो अभी अगर हम टैब से आगे जा रहे हैं तो शिफ्ट टैब से हम पीछे जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक दूसरी यूनिट बना लेता हूँ जिसका नाम है यूनिट 2। इस यूनिट 2 के अंदर मुझे पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मुझे जो टॉपिक्स पढ़ने, टैप करके मैं आगे जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मुझे डॉस के बारे में पढ़ना है, विंडो के बारे में पढ़ना है, मुझे पढ़ना है लाइनक्स के बारे में। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मुझे जानकारी चाहिए। अब शिफ्ट टैब से वापस आता हूं। इसके अलावा मुझे MS ऑफिस भी पढ़ना है। MS ऑफिस, MS ऑफिस में टैप करके मैं फिर आगे गया। MS ऑफिस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, MS वर्ड, एक मिनट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट वगैरह वगैरह। तो MS पावर पॉइंट, इस तरीके से आप और भी चीजें इसमें इंट्रोड्यूस करते हो। शिफ्ट टैब से मैं फिर पीछे गया, आप चाहो तो यहां से भी लेवल चेंज कर सकते हो। फिर मैंने एक यूनिट बनाई, यूनिट 3। इसके अंदर मैं कर लेता हूं, मुझे टैली पढ़ना है। तो टैली के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे टैप करके फिर मैं आगे गया, इसका एक और लेवल। तो टैली के अंदर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग क्या होती है। दूसरा टैली के अंदर क्या टॉपिक होता है, इन्वेंट्रीज क्या होती हैं। तीसरा क्या होता है, टैक्स क्या होते हैं, और चौथा होता है पेरोल क्या होता है। तो ये 4 टॉपिक से मिलकर हमारा टैली बना होता है, पेरोल। तो ये 4-5 टॉपिक से, तो इस तरीके से आप कितनी भी हेडिंग्स, कितनी भी प्रॉपर पहले आउटलाइन बना ले, ठीक है। तो टोटल कितने आप हेडिंग तक जा सकते हो, 9 लेवल तक जा सकते हो। 9 लेवल और हेडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, लेवल और हेडिंग का मीनिंग सेम होता है। तो टोटल 9 हेडिंग तक आप एक के अंदर एक दे सकते हो। तो यहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ये फर्स्ट लेवल है। फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस और टैली ये सेकंड लेवल है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डॉस, विंडो, लाइनक्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ये अकाउंटिंग, इन्वेंट्री ये थर्ड लेवल है। और C++, पाइथन, इनपुट आउटपुट ये फोर्थ लेवल है। तो आप ऐसे कितने भी लेवल बना सकते हो, 9 इज अ मैक्सिमम लिमिट। चलो हमने आउटलाइन तैयार कर ली। अब इसके बारे में मुझे कुछ लिखना है, जैसे C++ है, इसके बारे में मुझे कुछ डेफिनेशन देनी है। C++ के लास्ट में जाना है, एंटर करना है। एंटर करूंगा तो अभी भी मैं कौन से लेवल पे हूँ, 4। तो आपको यहाँ से बॉडी टेक्स्ट उठाना है। कभी भी किसी के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देना है या उसके बारे में कुछ टेक्स्ट लिखना है तो आप बॉडी टेक्स्ट लेंगे।
एंटर करने के बाद तो बॉडी टेक्स्ट लिया, यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैं रेंट कमांड के थ्रू यहाँ पे कोई डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। मान के चलिए ये डेटा है, ये मुझे लिखना है, ये C++ की डेफिनेशन है, तो ये मैंने C++ के बारे में लिखा। अब इसी तरह से मुझे जावा के बारे में लिखना है, जावा के एंड में गया, एंटर किया और यहाँ से बॉडी टेक्स्ट उठाया और फिर से मैं तो कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लिख सकते हैं कंट्रोल V। तो बिना बॉडी टेक्स्ट उठाए कुछ लिखना नहीं है। अगर आपने बॉडी टेक्स्ट नहीं उठाया, लेवल 1 लेवल 2 में लिख दिया तो वो हेडिंग हो जाएगी, जो मुझे नहीं करना। यहाँ पे किया पाइथन के एंड में और क्लिक करके फिर से मैं क्या उठाऊंगा, बॉडी टेक्स्ट। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है सर, मुझे है ना बार बार ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि मुझे इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन लिखनी है, फिर मैं एंड में जाऊं, फिर एंटर करूं, फिर इस पे क्लिक करूं, फिर यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट में जाऊं, हैंग हो गया, बॉडी टेक्स्ट में जाऊं, कंट्रोल V करूं। क्या डायरेक्ट मैं बॉडी टेक्स्ट नहीं ला सकता शॉर्टकट से कि मैं एंटर करूं और बॉडी टेक्स्ट आ जाए? उसके लिए शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे देखिए ये एरोज हैं, जैसे आपके CD प्लेयर्स वगैरह में होते हैं, रिमोट्स वगैरह में। इससे क्या होता है नेक्स्ट, इससे क्या होता है प्रीवियस, इससे क्या होता है एंड, और इससे क्या होता है स्टार्ट। एकदम लेवल 1 पे आना है तो आप इसको करें, क्योंकि ये एकदम स्टार्टिंग में पहुंचा देगा, और ये वाला क्या करेगा, एकदम लास्ट में पहुंचा देगा। ये क्या करेगा, एक एक स्टेप आगे, और ये क्या करेगा, एक एक स्टेप पीछे। अब आप गौर करिए, जो बॉडी टेक्स्ट है ये सबसे लास्ट में, तो अगर मैं इस बटन पे क्लिक कर दूं तो सीधे क्या आ जाएगा, बॉडी टेक्स्ट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एंटर किया और यहाँ पे मैंने बॉडी टेक्स्ट किया तो डायरेक्ट देखिए बॉडी टेक्स्ट आ गया। कंट्रोल V, यहाँ पे मैंने मैटर पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग टाइप कर सकते हैं। फिर मैंने एंटर किया, इस पे क्लिक किया, कंट्रोल V, फिर विंडो पे गया, इसके बारे में कुछ देना है, यहाँ गया, एंड किया, कंट्रोल V। उसके बाद लाइनएक्स पे गया, यहाँ किया, एंड किया, कंट्रोल V। इसी तरह से आप सबके बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, और लिखने के लिए लेबल का यूज नहीं करना है, हमेशा बॉडी टेक्स्ट का ही यूज करना है। तो कंट्रोल V, इसी तरह से एक्सेल, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल V, फिर पावर पॉइंट, इसके बारे में कुछ कंटेंट लिखना है, इस पे क्लिक किया तो कंट्रोल V, फिर यहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में कुछ लिखना है तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ जाके बॉडी टेक्स्ट में गए और कंट्रोल V कर दिया, एंटर किया, फिर बॉडी टेक्स्ट में गए, फिर कंट्रोल V, और फिर यहाँ पे टेक्स्ट में गए, यहाँ गए कंट्रोल V, और यहाँ पे पैरोल में गए और बॉडी टेक्स्ट लेके कंट्रोल V। तो इस तरीके से आप जितना अच्छा लेबल क्रिएट करेंगे, जितना अच्छा फॉर्मेट क्रिएट करेंगे, उतना ही अच्छा आपका डॉक्यूमेंट बनेगा। अब देखिए आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रख लिया, यूनिट 1 यूनिट 2, जिसके बारे में जो लिखना था आपने लिख दिया। यहाँ पे आप मैनुअल टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, मैंने टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट किया। अब इसके बाद आप इस प्लस माइनस के थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को शो और हाइड कर सकते हैं कि भाई किसको देखना है किसको नहीं देखना है। ठीक है, चलिए तो यहां पर ये हो सकता है। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे इसको क्लोज कर देना है। जब मेरा काम, अभी मैं इस ऑप्शंस पे भी आता हूं, ये क्या होते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। जैसे ही मैं क्लोज करता हूं तो देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट विथ हेडिंग, विथ सब हेडिंग्स के साथ क्या हो गया, तैयार हो गया। मुझे कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। सबके फॉन्ट अलग हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 3 लेवल हैं, कहाँ गया, एक सेकेंड, जैसे ये यूनिट 1 अलग फॉन्ट और स्टाइल, सेकंड लेवल का अलग फॉन्ट और स्टाइल, और इसका भी अलग फॉन्ट और स्टाइल थर्ड लेवल का। ठीक है, तो इस तरीके से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्रिएशन इससे कहते हैं, है ना। अब आप इसको अलाइनमेंट सेंटर में रखना चाहो, लेफ्ट में करना चाहो, राइट में करना चाहो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये प्रॉपर हो गया। अब देखिए इस डॉक्यूमेंट को इस तरह से बनाने का फायदा क्या हुआ, जैसे ही मैं ये डॉक्यूमेंट मैंने प्रिपेयर किया तो यहां से मैं नेविगेशन पेन को ऑन करता हूं। तो नेविगेशन पेन ऑन किया तो यहां देखिए मैं किसी भी टॉपिक पर नेविगेट हो सकता हूं थ्रू दिस नेविगेशन बार। इस नेविगेशन बार के द्वारा मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी टॉपिक पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो सकता हूं यूजिंग हेडिंग या लेबल। हेडिंग लेबल सेम थिंग। तो जैसे मुझे फंडामेंटल के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये आ गया। मेरे को MS वर्ड पर डायरेक्ट पहुंचना है तो मैंने MS वर्ड किया तो डायरेक्ट MS वर्ड पे नेविगेट हो गया। नेविगेट का मतलब ही होता है आगे पीछे आना जाना। ठीक है, तो यहाँ पे नेविगेट 3 तरीके से होता है। पहला होता है हेडिंग के आधार पर या लेबल के आधार पर। दूसरा होता है पेज के आधार पर नेविगेट करना, पहले पेज पे जाना, दूसरे पेज पे जाना, तीसरे पेज पे जाना, पेज वाइज नेविगेशन, ये दूसरे ऑप्शन से होता है। इस पे मैं आता हूँ अभी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको कोलैप्स भी कर सकते हो और एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 यूनिट हैं, मुझे यूनिट 2 में
पढ़ना है डॉस के बारे में, मैं डॉस पे क्लिक किया, डॉस पे पहुंच गया, लाइनेक्स पे किया तो लाइनेक्स के बारे में पहुंच गया, डायरेक्ट वहां पे मुझे रिडायरेक्ट कर देगा। अगर आप प्रॉपर हेडिंग से अगर डॉक्यूमेंट नहीं बनाओगे ना, तो आपका जो नेविगेशन पेन है आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो इसलिए कभी भी डॉक्यूमेंट बनाओ तो आप आउटलाइन व्यू का यूज करके बनाओ। इससे क्या होता है, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग सेटिंग सब अच्छे तरीके से होती है। तो यहाँ पे मैंने 3 यूनिट के हिसाब से बनाया, आप कितनी भी यूनिट के हिसाब से बना सकते हैं। तो चलो नेविगेशन पेन को पहले समझ लेते हैं। नेविगेशन पेन से हम किसी भी चीज पर नेविगेट हो सकते हैं, आगे पीछे जहां पे भी मुझे अपने कर्सर को प्लेस करना है मैं कर सकता हूं। तो यहाँ पे 3 तरीके हैं नेविगेट होने के। फर्स्ट, हेडिंग वाइज, हेडिंग और लेबल वाइज। सेकंड इज पेज वाइज, मतलब मुझे डायरेक्ट किसी पेज पे रीडायरेक्ट होना है, जैसे मुझे डायरेक्ट 6 पेज पे जाना है तो मैं पेज वाइज नेविगेट कर सकता हूँ। यहाँ थंबनेल्स दिख रहे हैं पेज के छोटे छोटे, इन थंबनेल्स के आधार पर मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी पेज पर डायरेक्ट नेविगेट हो सकता हूँ। तो पहला नेविगेशन है हेडिंग या लेबल के आधार पर, दूसरा नेविगेशन है पेज के आधार पर, पेज के थंबनेल्स व्यू के आधार पर, और थर्ड जो है वो है वर्ड्स के आधार पर नेविगेट करना। याद करो जब मैं फाइंड पढ़ा रहा था आपको, और मैंने क्या बोला, एडवांस फाइंड में अभी यूज कर रहा हूं, अभी नॉर्मल फाइंड मत यूज करना। जैसे ही मैं नॉर्मल फाइंड यूज करता था तो यही नेविगेशन बार आता था, तो वहां पर भी मैंने इसे स्किप किया था। क्यों, ये थर्ड वाले को। तो इसका काम भी क्या होता है, किसी वर्ड के आधार पर डेटा को सर्च करना। एक है हेडिंग या लेबल के आधार पर नेविगेट या सर्च करना, पेज के आधार पर नेविगेट या सर्च करना, वर्ड के आधार पर नेविगेट, आगे पीछे जाना या सर्च करना। तो जैसे मान के चलो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो इंसर्ट वर्ड है ये कहां कहां पे लिखा हुआ है, कौन कौन से पैराग्राफ पे। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट वर्ड जहां जहां पे भी है वो सारी चीजें हाईलाइट हो गई, लाइक अ फाइंड, जो हम फाइंड रिप्लेस ऑप्शन पढ़ रहे थे, है ना। तो यहाँ पे किया तो अब मुझे जैसे इस वाले पैराग्राफ के इंसर्ट पे जाना है, इस वाले, तो कहां पे आपको किस पैराग्राफ पे नेविगेट होना है, तो ये जो वर्ड है ये किस किस पैराग्राफ में लिखा हुआ है उसको आप क्या कर सकते हो, वर्ड वाइज सर्च करके किसी भी पैराग्राफ पे डायरेक्ट नेविगेट हो सकते हो। ठीक है, तो यहां पर वर्ड के आधार पे नेविगेशन होता है, यहाँ पे पेज के आधार पे नेविगेशन होता है, और यहाँ पर हेडिंग्स या लेबल के आधार पर नेविगेशन होता है। और ये आपको प्रॉपर तभी दिखेगा जब आपने डॉक्यूमेंट एक्चुअल में प्रॉपर बनाया होगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा, कुछ उल्टा सीधा ही दिखाई देगा। तो headings, label, same thing. We can create only 9 labels on our Word document. Labels is a heading or subheadings like, and if we want to insert any data on our label, then we have to use text body या body text, हमें body text का use करना पड़ता है। तो there are 5 views for our Word document, जिसमें से जो आउटलाइन होता है ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है, और इस पे काम करना बहुत ही आसान है, और इससे हम डॉक्यूमेंट को प्रॉपर क्रिएट कर सकते हैं। तो नेविगेशन पेन मैंने आपको बता दिया। अब देखो व्यू का मतलब क्या होता है, नजारा, कौन सी चीज दिखेगी कौन सी चीज नहीं दिखेगी, और दिखेगी तो कैसी दिखेगी। ठीक है, तो व्यू के अंदर जैसे मुझे रूलर देखना है तो मैंने रूलर ऑन किया, रूलर ऑन हो गया। ग्रिड लाइन ऑन करी तो ग्रिड लाइन का ज्यादा यहाँ यूज नहीं होता। जब हम ड्राइंग्स वगैरह करते हैं तब अलाइनमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, ग्रिड का यूज करते हैं। जब हम पावर पॉइंट पढ़ेंगे तो ग्रिड और गाइड्स लाइन्स होती हैं, तो उसके बारे में भी सीखेंगे। तो ग्रिड लाइन से ग्रिड लाइन्स आ जाती हैं, तो इससे डॉक्यूमेंट में ज्यादातर ग्रिड लाइन का यूज नहीं होता। और नेविगेशन पेन से क्या होता है, नेविगेशन पेन ऑन और ऑफ होता है। तो इसका मतलब क्या है, शो और हाइड करना, कौन सी चीज दिखे कौन सी चीज ना दिखे। जूम आपको पता ही है, अभी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल बटन या यहाँ से हम जूम कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। ठीक है, बाकी ये मैक्रो हम अभी आगे आके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये व्यू के अंदर हमने ये किया। तो पहली चीज तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमें आउटलाइन व्यू चाहिए होता है। चलिए हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया सर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं इसका मुझे फर्स्ट पेज पे इंडेक्स बना के दो, तो आप कितना टाइम दोगे। इंडेक्स का मतलब यूनिट 1 कौन से पेज नंबर पे है, फंडामेंटल एंड कंप्यूटर ये जो हेडिंग है ये कौन से पेज नंबर पे है, सॉफ्टवेयर C++ ये कौन से पेज नंबर पर है। आपने देखा होगा कि जो भी आपके पास बुक होती है उसमें फर्स्ट जो पेज होता है वो हमेशा क्या होता है, इंडेक्स पेज होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको अभी बोलूं कि आपको मुझे इंडेक्स बना के दिखाना है इस वर्ड डॉक्यूमेंट का, तो आप समथिंग 10 मिनट तो ले लोगे, क्योंकि आप मैनुअल बनाओगे। पहले लिखोगे यूनिट 1, फिर जाके देखोगे उसका पेज नंबर, फिर उसके आगे लिखोगे उसका पेज नंबर। तो ऐसे मतलब ऐसे करते करते आपको समथिंग 10-15 मिनट तो लग जाएंगे। तो देखिए इंडेक्स को मैं कैसे प्रॉपर वे में तैयार करता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली तो इंडेक्स जो होता है वो हमेशा फर्स्ट पेज पर होता है। तो पहली रिक्वायरमेंट है फर्स्ट पेज को खाली करो।
तो फर्स्ट पेज को खाली कैसे करेंगे? कर्सर को एकदम स्टार्टिंग पे ले जाएंगे, यूनिट 1 पे, फर्स्ट पेज की स्टार्टिंग में कर्सर को ले जाएंगे और यहां पे प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर। जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर किया तो देखिए फर्स्ट पेज ब्लैंक हो गया और यहां से सारा मैटर शिफ्ट होकर किस पे आ गया? दूसरे पेज पे, और दूसरे पेज का मैटर तीसरे पेज पे, तीसरे का चौथे पेज पे, ऐसे शिफ्ट हो गया। तो पेज ब्रेक का काम क्या होता है? जैसे एक बार और समझाता हूं। जैसे यहां पे मैंने कर्सर रख के कंट्रोल एंटर किया तो इसे कहते हैं पेज ब्रेक। तो कंट्रोल एंटर किया तो ये पेज खाली और आगे कंटिन्यू हो गया। पर अगर मैं यहां पर कर्सर रखूं और कंट्रोल जेड करूं तो क्या होगा? जावा से लेके पूरा मैटर दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाएगा, ये मैटर यहीं रहेगा। जैसे देखो कंट्रोल एंटर, तो जहां से भी आपको मैटर को दूसरे पेज पे शिफ्ट करना है तो आप पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या होता है पेज ब्रेक का? कंट्रोल एंटर। तो अब मुझे क्या करना है? पूरे के पूरे डाटा को दूसरे पेज पे शिफ्ट करना है। तो कहां से करना है? एकदम स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग पे कर्सर रख के मैंने कंट्रोल एंटर किया, मेरा पूरा डेटा कहां पे आ गया? पेज नंबर 2 पे। मेरा फर्स्ट पेज, मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी पहला पेज खाली करना है। आप चाहे एंटर करके कर लो या फिर कंट्रोल एंटर से कर लो। डन। चलो हमारा फर्स्ट पेज खाली। इस फर्स्ट पेज पे मुझे इसका इंडेक्स बनाना है कि यूनिट 1 कौन से पेज नंबर पे, फंडामेंटल कंप्यूटर कौन से पे, सॉफ्टवेयर C++ ये कौन से पेज नंबर पे। चलो बनाते हैं। तो कर्सर को पहले उस पेज पर रखो जहां इंडेक्स बनाना है। अब उसके बाद व्यू में सारे ऑप्शन खत्म, मैक्रो अभी दोबारा आके करेंगे। रेफरेंस में हम आते हैं। यहां पे जितनी भी ऑप्शन है ना बेटा सब इंपॉर्टेंट है, पर आपको सिलेबस में केवल टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, बिब्लियोग्राफी और टेबल ऑफ अथॉरिटी, टेबल ऑफ अथॉरिटी भी नहीं है, कैप्शन, ये 4 चीजें हैं। ये 2 चीजें टाइम बचेंगी तो मैं आपको बताऊंगा। आपके सिलेबस में ये 4 चीजें, टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी एंड कैप्शंस, ये 4 चीजें आपके में है। तो चलो पहले यहाँ पे रेफरेंस के अंदर, रेफरेंस टैब के अंदर पहले वाले को देखते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू क्या होगा। टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में लेबल के आधार पर इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। यहां पे ये जितने भी ऑप्शन है ना सब इंडेक्स क्रिएट करने के काम में आते हैं, पर सबके तरीके अलग अलग हैं। सब अलग अलग जगहों पे इंडेक्स बनाने का काम करते हैं, अलग अलग तरीके से इंडेक्स बनाने का काम करते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट की बात करते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट इज यूज्ड टू क्रिएट इंडेक्स यूजिंग या विद द हेल्प ऑफ लेबल्स। यूजिंग लेबल्स, लेबल्स या हेडिंग का यूज करके हम क्या यूज कर सकते हैं? इंडेक्स यहां क्रिएट कर सकते हैं। आप देखो करेंगे कैसे। टेबल ऑफ कंटेंट में चाहूं तो डायरेक्ट यहां पे टेबल ऑफ कंटेंट पे जाऊं, यहां पे पहले से बने हुए टेम्पलेट से इनमें से कोई सा भी एक ले लूं तो बना देगा। तो मैं शॉर्टकट नहीं सिखा रहा, आप एक एक क्लिक करना, आपको यहाँ पे इंडेक्स बन के तुरंत आ जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। पर मैं इसके अंदर जा रहा हूं, टेबल, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, इस ब्लॉक के अंदर यहां गया। इस ब्लॉक को समझिए, इसको समझना जरूरी है। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर पहली चीज ये मुझसे पूछता है कितने लेवल तक आपको इंडेक्स बनाना है। तो टोटल मैंने 4 लेवल तक काम किया था, तो मैं इसको 4 कर देता हूं। अगर मुझे 2 लेवल तक बनाना है तो 2 लेवल तक बनाऊंगा, 3 तक बनाना है तो 3 लेवल, और अगर मैंने 4 लेवल तक, आपके ऊपर है कि आप कितने लेवल तक का इंडेक्स बनाना चाहते हो। तो मैंने 4 लेवल तक क्रिएट किए थे तो मैं 4 लेवल तक इंडेक्स बनाऊंगा। दूसरी चीज, पेज नंबर शो हो या ना हो, ये जो पेज नंबर दिख रहे हैं आपको, कौन सी हेडिंग कौन से पेज नंबर पे, ये आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, सिंपल सी चीज है ना। और ये जो पेज नंबर है ये आपको लेफ्ट साइड पे दिखाई दे या राइट साइड पे दिखाई दे। अगर मैं इस ऑप्शन को टिक कर दूंगा तो सारे पेज नंबर लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, और टिक कर दूंगा तो सारे पेज नंबर राइट साइड पर अलाइन हो जाएंगे। और ऊपर से ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ना, इसको भी आप चेंज करके कुछ अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि लाइन भी कैसी हो, डैश हो, डॉट हो या फिर प्लेन लाइन हो, किस तरह की लाइन हो, ये चीज होती है। तो यहाँ पर अभी टेम्पलेट में अभी आगे आऊंगा तो टेम्पलेट भी बताता हूँ। टेम्पलेट अभी नहीं देखना, जो नॉर्मल टेम्पलेट है उसी पे काम करना है। चलिए ये मैंने कर लिया। अभी ये ऑप्शन का काम क्या है? यूज एज हाइपरलिंक इंस्टीट्यूट ऑफ पेज नंबर। जब भी मैं किसी इंडेक्स हमारा जब बन के तैयार हो जाएगा और जब भी मैं किसी हेडिंग पे क्लिक करूं तो उस टॉपिक पे वो मुझे डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर दे, लिंक बना दे। तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। अगर आप इसे अनटिक रखेंगे तो इंडेक्स तो बनेगा बट जो लिंक है वो क्रिएट नहीं होगी, लिंक जैसा बिहेव नहीं करेगा। जो भी हेडिंग है वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा। तो इसको भी ऑन रखते हैं। सारी चीजें 4 लेवल तक बनाना है। क्या लाइन चाहिए, पेज नंबर किस साइड चाहिए, राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, पेज नंबर चाहिए या नहीं चाहिए, इसको मैंने ओके कर दिया। जैसे मैं ओके करता हूं देखिए ये पूरा इंडेक्स यहाँ पे बन के तैयार, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में, कोई गलती नहीं है। ठीक है। आप अगर देखेंगे कंट्रोल के साथ मैं अगर प्रेस करूंगा फंडामेंटल एंड कंप्यूटर के अंदर तो ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा फंडामेंटल एंड कंप्यूटर के पास, जैसा नेविगेशन पेन में हो रहा था।
कंट्रोल के साथ मैं विंडो पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे नेविगेट कर देगा विंडो पे। तो इस तरीके से ये जो इंडेक्स बना ये नेविगेशन के साथ बना, लिंक के थ्रू। लिंक के थ्रू क्यों बना? क्योंकि मैंने इस ऑप्शन को टिक रखा था। अगर मैं इस ऑप्शन को अनटिक रखता तो ये इंडेक्स तो बनता बट वो लिंक की तरह बिहेव नहीं करता। तो इस तरीके से हम ये इंडेक्स बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट बनाया और उसका इंडेक्स बना दिया। अब इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं उसको देखते हैं। चलिए मैं पहली प्रॉब्लम देखते हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि मान के चलो यहां से मैंने सारा डेटा दूसरे पेज पे शिफ्ट कर दिया। कंट्रोल एंटर से शिफ्ट करना आपको मैंने सिखाई दिया। यहां पे कर्सर रखो, कंट्रोल एंटर करो, सारा डेटा दूसरे पेज पे शिफ्ट। मतलब अगर यूनिट 2 पहले थर्ड पेज पे था तो अब फोर्थ पेज पे आ गया। जावा अगर पहले पेज पे था तो अब सेकंड पेज पे आ गया, है ना। मतलब नंबरिंग चेंज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और यूनिट 3 को भी मैं कंट्रोल एंटर करके दूसरे पेज पे कर देता हूं, और टैक्स वाले को भी यहां से कंट्रोल एंटर करके दूसरे, मतलब पेज नंबर चेंज हो गए। पेज नंबर क्या हो गए? चेंज हुए। अब पेज नंबर चेंज हुए तो क्या यहाँ पे वो चीज अपडेट हुई? क्या नहीं हुई सर। जावा पेज नंबर 2 ही दिखा रहा है, जबकि जावा जो है वो पेज नंबर 3 पे पहुंच चुका है अभी। तो अब इसको क्या करें? क्या मैनुअली इसे करने बैठे कि मतलब यहाँ पे 2 का 3, 4 का 5 ऐसा तो कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या करना है, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपडेट टेबल पे क्लिक करना है। अपडेट टेबल करेंगे मतलब टेबल को अपडेट, जो इंडेक्स बनाया उसको अपडेट करो। अब वो पूछ रहा है कि आपको केवल पेज नंबर अपडेट करनी है या पूरा का पूरा टेबल ऑफ इंडेक्स ही वो करना है। अब ये नीचे वाला क्या होता है अभी दूसरा एग्जांपल पे देखते हैं। तो अभी क्या करना है, अपडेट पेज नंबर ओनली। हेडिंग वगैरह कुछ नई ऐड नहीं करनी है, सिर्फ पेज नंबर पे चेंज करो कि जो भी मैंने पेज नंबर चेंज किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी पेज नंबर चेंज हुए उसको अपडेट कर दो। जैसे ही मैंने अपडेट किया तो देखिए यहां पर जो चीज थी पेज नंबर कहां गया, जो चीज पेज नंबर 3 पे 2 पे थी वो पेज नंबर 3 पे आ गई। यहाँ पे इंडेक्स चेंज हो गया। एक सेकेंड बाहर क्लिक कर लूं। जो चीज पेज नंबर 2 पे थी वो देखिए पेज नंबर 3 पे आ गई। इसी तरह से सब जगह का चेंज हो जाएगा। तो आपको केवल, आप अगर कुछ भी फॉर्मेटिंग कर, मान के चलिए आपने कुछ यहाँ पे इमेज डाल दी और अगला टेक्स्ट दूसरे पेज पे शिफ्ट हो गया, तो वो तो पहले जैसे ही रहेगा, अपडेट तो करेगा नहीं अपने आप को। तो उसको अपडेट करने के लिए, पेज नंबर को अपडेट करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है, देन अपडेट टेबल पे जाना है और इस पहले ऑप्शन को लेकर ओके कर देना है। अब ये दूसरे ऑप्शन का यूज किया है सर। दूसरे ऑप्शन का यूज ये है कि मान के चलो मैंने इसमें कुछ नई चीजें और जोड़ दी। मैं लास्ट पेज पे गया, लास्ट पेज पे मान के चलो ये पैरोल लिखा है ना, इसमें मैंने कुछ और भी जोड़ दिया पेज के अंदर। मतलब कोई और भी नहीं, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ 4-5 बार पैरोल, पर मान के चलिए पैरोल की जगह कुछ और भी लिखा हुआ है, पैरोल की जगह कुछ और लिखा हुआ है। तो मैंने अपडेट किया, 4-5 बार पैरोल को मैंने लिख दिया, बट क्या इंडेक्स में 5 बार 6 बार पैरोल आया क्या? नहीं, एक ही बार आ रहा है सर। मतलब जो भी मैंने डॉक्यूमेंट में अपडेट किए वो यहाँ इंडेक्स में अपडेट नहीं हुए। ठीक है, तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन यूज करते हैं। कौन सा? ये अपडेट एंटायर टेबल। ये क्या करेगा? पेज नंबर तो चेंज करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ अगर आपने नीचे कुछ और भी जोड़ दिया तो उसको भी यहां पे इंक्लूड कर देगा विथ पेज नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपडेट टेबल का यूज कर सकते हैं। तो टेबल ऑफ इंडेक्स का काम क्या होता है? पहली चीज, व्यू के अंदर थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। व्यू के हमने अंदर पढ़ा आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू में हमने क्या पढ़ा कि देयर आर 9 टाइप्स ऑफ लेबल्स विच इज यूज्ड टू क्रिएट हेडिंग ऑन अवर डॉक्यूमेंट। ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट में हेडिंग बनाने के काम आते हैं। इफ यू वांट टू इंसर्ट एनी टाइप ऑफ डाटा ऑन अवर हेडिंग, अंडर द हेडिंग, देन वी हैव टू यूज बॉडी टेक्स्ट ऑप्शन। तो हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना है? बॉडी टेक्स्ट। और ये आपको कहां मिलेगा? व्यू के अंदर। जब डॉक्यूमेंट आप पूरा तैयार कर लें, देन यू हैव टू गो रेफरेंसेस टैब, और इस रेफरेंसेस टैब के अंदर आपको मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट। फर्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट मिला। इस टेबल ऑफ कंटेंट में मैं क्या कर सकता हूं? वी कैन क्रिएट इंडेक्स ऑफ अवर वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग हेडिंग्स या लेबल। हेडिंग्स और लेबल्स, हेडिंग्स और लेबल्स के आधार पे हम क्या कर सकते हैं? उसका इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, तो टेबल ऑफ कंटेंट किससे लिंक होता है? किसके इंडेक्स बनाने के लिए यूज होता है? हेडिंग या लेबल के आधार पे इंडेक्स बनाना। तो रेफरेंस के अंदर सब वो इंडेक्स बनाने के काम ही आते हैं। ठीक है,
चलिए, तो ये समझ में आ गया। टेबल ऑफ इंडेक्स का काम है हेडिंग और लेबल्स के आधार पर आप क्या बना सकते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं। अब एक दूसरा इंडेक्स, अभी प्रॉपर डॉक्यूमेंट अभी प्रिपेयर नहीं हुआ। अब डॉक्यूमेंट में कुछ इमेजेस भी होती हैं सर, तो कुछ इमेजेस इंसर्ट करते हैं और इमेजेस के साथ क्या प्रॉब्लम होती है उसको भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं गया, इंसर्ट पे गया। अब मेरे लैपटॉप पे पिक्चर्स हैं कि नहीं देख लेता हूँ। एक आदमी यहाँ से क्लिप बोर्ड से ले लेता हूँ इमेज, गो पे गया, मैं कुछ 2-4 इमेजेस इंसर्ट कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ लाइक दिस। अब देखिए, इमेज से रिलेटेड काम हम पावर पॉइंट में बहुत डिटेल में करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं जस्ट एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एक्चुअल में इमेज हिलती क्यों नहीं है, ये क्रॉप वगैरह ये सब पावर पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं चाहता हूँ, अब मैं आपको डॉक्यूमेंट थोड़ा साइज जूम करके दिखाता हूँ। मैं इसको उठा के यहाँ रखना चाहता हूँ। अब मैं रख तो दिया, पर यहाँ पे देखिए मैं जहाँ पर्टिकुलर प्लेस करना चाहता हूँ वहाँ पे ये जाने नहीं दे रहा मुझे। मतलब मैं चाहता हूँ यहाँ आ जाए, तो वो जैसे मैं चाह रहा हूँ ना वैसे उस जगह पे वो मुझे प्लेस नहीं करने दे रहा, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो पहली सिचुएशन तो ये है कि मैं जहां पे चाहूं इमेज वहां पे प्रॉपर क्या हो जाए, ड्रैग ड्रॉप हो जाए, परेशानी ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, जितनी भी इमेजेस हैं उन सब पे जाना है, राइट क्लिक करना है उस इमेज पे, और यहां पे एक प्रॉपर्टी होती है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट प्रॉपर्टी में पहला होता है इनलाइन विथ टेक्स्ट। अगर जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनलाइन विद टेक्स्ट, अगर ये वाला रैप प्रॉपर्टी अगर इस पिक्चर पे असाइन है तो आप पिक्चर को मूव नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा अगर आप कोई सा भी ले लेंगे तो पिक्चर प्रॉपर तरीके से मूव होगी। इसको छोड़ के कोई और दूसरा लेआउट ले लो, इन सब के क्या क्या यूज है वो भी बाद में। तो अभी अपने को क्या करना है, पिक्चर को मूव करना है। तो फर्स्ट वाले को छोड़ के जो कि डिफॉल्ट लेआउट है उसको छोड़ के आप बाकी कोई सा भी एक सेलेक्ट कर ले। तो मैंने स्क्वायर कर लेता हूँ, इसको भी स्क्वायर कर दिया, राइट क्लिक किया, रैप किया, स्क्वायर कर लिया, राइट क्लिक किया, रैप टैप किया, स्क्वायर कर लिया। अभी मैं सेट कर दूंगा सारी चीजें, राइट क्लिक, रैप टेक्स्ट, स्क्वायर, इसको भी कर देता हूँ राइट क्लिक, रैप टेक्स्ट, स्क्वायर। स्क्वायर की जगह आप कुछ और भी ले सकते थे पहले वाले को छोड़कर, है ना। अब देखिए, अब मैं इस इमेज को यहां रखना चाहता हूँ, प्रॉपर शिफ्ट होगा, प्रॉपर तरीके से जो इमेज जहां रखना चाहता हूँ वहां पहुंचेगी, अपने मन से कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को जूम कम कर लूँ क्योंकि मुझे इमेजेस प्लेस करनी है। तो मैं ये वाली इमेज को इस पेज पे रख देता हूँ और इस वाली इमेज को इस पेज पे रख देता हूँ। तो इस तरीके से आप जहाँ पे प्लेस करना चाहें इमेजेस को अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ तक तो चलो समझ में आ गया। अब मैं दूसरा पेज भी खाली कर रहा हूँ जानबूझ के, कंट्रोल एंटर। अब मुझे यहाँ पे इंडेक्स बनाना है दूसरे पेज पे, पर लेबल और हेडिंग के आधार पे नहीं बनाना, कैप्शन के आधार पे बनाना है। अब व्हाट इज कैप्शन, पहले चीज तो ये समझो, रेफरेंसेस के अंदर अब हम दूसरा ऑप्शन जो पढ़ रहे हैं वो ये वाला पढ़ रहे हैं। कैप्शन के आधार पे इंडेक्स क्या बनाते हैं, ये तो क्या था हेडिंग और लेबल के आधार पे कैसे बनाते हैं, और ये क्या है कैप्शन के आधार पे कैसे बनाते हैं। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ कैप्शन, पहले उसको समझो। किसी भी ऑब्जेक्ट पिक्चर भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, चार्ट भी हो सकता है। तो अभी मैंने यूज किया है पिक्चर या इमेज, इसकी मुझे एक कैप्शन देना है, इसका एक नाम देना है पर्टिकुलर जो इस इमेज के साथ लिंक हो। तो उसके लिए मैं कौन सा ऑप्शन यूज करता हूं, रेफरेंस के अंदर कैप्शन का। तो पहले मुझे इस पे कैप्शन लगाने पड़ेंगे। कैप्शन और बिना कैप्शन से अगर ये काम करते तो क्या घाटा होता वो भी मैं आपको भी बताता हूं। देखिए, कैप्शन लगाया मैंने, इंसर्ट कैप्शन किया। अब यहाँ पे कैप्शन कुछ पहले से बने हुए हैं, फिगर 1, इक्वेशन, फिगर, टेबल, ये बने। मैं अपना खुद का लेबल बनाना चाहता हूँ, तो मैं न्यू लेवल पे जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा इमेज। इमेज लिखना है बस, मतलब ऐसी हेडिंग आए, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इस तरह से आए। चार्ट है तो आप चार्ट ले लीजिए, चार्ट 1, चार्ट 2, इस तरह से। तो लेबल बनाया मैंने इमेज, तो यहाँ पे मेरा एक नया लेबल बन गया इमेज। इस इमेज को लिया, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओके कर देना है। ओके किया, देखिए यहाँ पे आ गया इमेज 1। अब ये काम तो सर आप बोलोगे सर मैं इंसर्ट में जाता, टेक्स्ट बॉक्स उठाता और यहाँ पे मैनुअली लिख देता इमेज 1। तो उसमें ऐसे करने में और ऐसे करने में क्या फायदा क्या नुकसान है भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो पहले मैंने लगा दिया इमेज 1 इस पे, तो इसके नीचे एक हेडिंग आ गई, कैप्शन आ गया इमेज 1। उसी तरह से मैं इस काउ पे लगाता हूँ। फिर से देखिए कैसे, यहाँ पे जाना है कैप्शन पे, इमेज सेलेक्ट रहनी चाहिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओके करते जाना है। आप जो करना था पहली बार में कर चुके आप। इसके नीचे लग गया इमेज 2। अब इस पे लगाते हैं, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, इंसर्ट कैप्शन, ओके, इमेज 3, राइट क्लिक, इंसर्ट कैप्शन,
इमेज 4 यहां से भी कर सकते हो, राइट क्लिक कर भी, राइट क्लिक से फास्ट काम होता है। राइट क्लिक, इंसर्ट कैप्शन, ओके, तो इमेज 5 और एक लास्ट इमेज है, राइट क्लिक, इंसर्ट कैप्शन एंड इमेज 6। तो हर इमेज के नीचे उसने कैप्शन दे दिया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सर ये काम तो आप टेक्स्ट बॉक्स नीचे लेते हैं, उसका कलर वगैरह चेंज करते और यहाँ पे आप खुद हाथ से लिख देते कि इमेज 1, इमेज 2, इमेज 5। इसका आखिर फायदा क्या है भाई? कैप्शन में और नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज में क्या अंतर है? तो अंतर क्या है वो समझो। मान के चलो अब मुझे एक और इमेज की जरूरत पड़ी, तो मैं क्लिपबोर्ड में गया और बाई चांस मान के चलो मैंने ये इमेज इंसर्ट करी, और इमेज को इंसर्ट करने के बाद सबसे पहले इसका लेआउट मैंने सेट किया ताकि मैं इसे ड्रैग ड्रॉप कर सकूं प्रॉपर तरीके से। तो राइट क्लिक, रैप प्रॉपर्टी, स्क्वायर, स्क्वायर की जगह कुछ और भी कर सकते थे, बस फर्स्ट वाला नहीं लेना। अब इसको मैं रख देता हूं यहां पर, यहाँ पे इसका क्या, इमेज 6 दिख रहा है ना आपको। अब देखिए मैं इस पे कैप्शन लगाऊंगा तो क्या होगा, यहां जाए इंसर्ट कैप्शन और ओके, तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। मतलब ऑर्डरिंग ये अपने आप में मेंटेन करके रख रहा है। मतलब मुझे सोचने की, अगर मैं बीच में कोई इंसर्ट इमेज करता और टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू काम कर रहा होता तो होता क्या, होता ये कि मुझे पहले इसे 6 करना पड़ता और फिर बाद में आके इस 6 वाले को फिर मैनुअली हाथ से करने फिर 7 करना पड़ता। ऐसे तो ये 2 इमेज हैं, ऐसे अगर मुझे कोई बीच में इमेज इंसर्ट करनी पड़ी और उसके नीचे 10 इमेज हैं तो मुझे उन सब की नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो इस काम से बचा लेता है मुझे कैप्शन के बीच में अगर आप कहीं इमेज इंसर्ट भी करते हो ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करी, एक और करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे इमेज इंसर्ट करी, अब देखिए इसके नीचे 2 इमेजेस हैं, तो अगर मैं इसकी नंबरिंग को, इसका नंबरिंग क्या होनी चाहिए, जो प्रीवियस था उसके आगे वाला नंबर। तो जैसे प्रीवियस में मेरी जो इमेज की 5 था, तो 5 है तो इसका नंबर होना चाहिए 6, इसका नंबर 6, इसका नंबर 7 और इसका नंबर 8 है ना। तो अगर मैं कैप्शन का यूज करूंगा तो नीचे वाली ऑर्डरिंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। इसको किया, ये खुद ही बता रहा है ये 6, ओके किया, इसका लेवल दे दिया 6 और इसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया 7 और 8। मुझे मैनुअली जाके वहां अपडेट करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, कैप्शन समझ में आ गया सर। यहाँ पे मैंने कैप्शन लगा दिया आपके हर इमेज के ऊपर, और कैप्शन में और नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट करने में क्या घाटे क्या फायदे वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। अब इस जो मैंने किसी भी इमेज नहीं बेटा, एग्जांपल में इमेज ही मत रखना, टेबल भी हो सकता है, चार्ट भी हो सकता है, ग्राफ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट एनी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने अभी इमेज यूज किया है, तो यहां पर मैंने ये लगाया। अब इस कैप्शन के आधार पर मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे वो बनाना है, इंडेक्स बनाना है कैप्शन के आधार पे, हेडिंग के आधार पे नहीं। किसके आधार पे, कैप्शन के आधार पे। 2 सेकंड, कैप्शन के आधार पे ये मुझे सेकंड पेज पे यहाँ पे लेबल इंडेक्स बनाना है कैप्शन के आधार पर, ना कि हेडिंग के आधार पे। हेडिंग के आधार पे बनाना है तो इसके थ्रू बनाओ, पर जो अगर आपने कहीं पे किसी इमेज या किसी ऑब्जेक्ट पे आपने कैप्शन लगाया है और उसका इंडेक्स बनाना है कि कौन सा कैप्शन कौन से पेज नंबर पे है, देन यू हैव टू यूज दिस। तो यहां पर सबसे पहले मैं गया इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे मैं गया, तो जैसे टेबल ऑफ कंटेंट था वैसे टेबल ऑफ फिगर है। तो टेबल ऑफ कंटेंट में यहां दिख रहा था लेबल, अब यहां देखो टेबल ऑफ फिगर में क्या दिख रहा है, कैप्शन। जबकि जब आप टेबल ऑफ कंटेंट में थे तो यहां पे दिखाई दे रहा था आपको लेबल। ध्यान रखना कैप्शन नहीं लगा होगा तो ये काम नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, सारे ऑप्शन वही के वही हैं, कैप्शन कितने का बनाना है, पेज नंबर किस तरफ होंगे, राइट या लेफ्ट में होंगे, या पेज नंबर रखना भी है या नहीं रखना, और पेज नंबर की जो लाइन है उसका जो स्टाइल है वो क्या होगा, और ऊपर से आप किसके लिए बनाना चाहते हो, इमेज के लिए, टेबल के लिए, फिगर के लिए, इक्वेशन। तो मैं इमेज के लिए बनाना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट याद रखना, एक साथ में 2 का नहीं बना सकता कि मैं सोचूं इमेज और फिगर दोनों का इंडेक्स एक साथ बना लूं, नहीं, दोनों का अलग अलग बनेगा, एक साथ नहीं बना सकते। और इसका तो यूज पता ही है कि जब मैं उस पर क्लिक करूंगा, जो भी टेक्स्ट इंसर्ट होगा इंडेक्स के रूप में, जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मैं को डायरेक्ट उस कैप्शन पे नेविगेट कर देगा। और जैसे मैं इस पे ओके करता हूं तो देखिए इमेज 1 है पेज नंबर 4 पर, इमेज 2 है पेज नंबर 5 पर, इमेज 3 है पेज नंबर 7 पे। एंड जब मैं इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूं तो ये मुझे इमेज 1 पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक, फिर उसके बाद आप मुझे ये चीज प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। मैं 15-20 मिनट का टाइम दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है ना, जी 3-4 टॉपिक अभी होगा कि मैं लिख देता हूं इसे नोटपैड पे। तो पहली चीज तो ये समझ में आई कि कैप्शन के आधार पर मुझे इंडेक्स बनाना है या फिर हेडिंग के आधार पर बनाना है।
तो अगर मुझे हेडिंग के आधार पर बनाना है तो इधर से यूज करूंगा, मुझे कैप्शन के आधार पर बनाना है तो टेबल ऑफ फिगर यूज करूंगा। टेबल ऑफ फिगर यूज होता है कैप्शंस के साथ। कैप्शन के क्या फायदे नुकसान है वो भी मैंने डिस्कस कर लिए, और अपडेट आपको समझाने की जरूरत नहीं है, जो चीज अपडेट यहाँ है वही चीज अपडेट यहाँ है। कि अगर आपने इमेज को किसी दूसरे पेज पे शिफ्ट कर दिया तो पेज नंबर चेंज हो जाएगा, तो उसको आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो अपडेट पे जाके। अब बात आती है क्रॉस रेफरेंस क्या है सर। ये क्रॉस रेफरेंस आपको इंसर्ट में भी मिलेगा, यहाँ पर हाइपरलिंक के बाजू में ये, तो यहाँ पे पढ़ लो या यहाँ पे पढ़ लो, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे बच जाएंगे अपन दोनों, मतलब एक ही ऑप्शन है, सेम काम करते हैं, कोई अलग नहीं है। तो क्रॉस रेफरेंस भी एक लास्ट देख लेते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करके मुझे बताना। क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस में हम क्या कर सकते हैं, कहाँ गया भाई, ये गया क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस से क्या कर सकते हैं, देखिए कभी कभी आपने बुक में देखा होगा, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ लाइक दिस, यहाँ पर कहीं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी मैंने हेडिंग डाली, मोर इन्फॉर्मेशन, सॉरी स्पेलिंग गलत, मोर इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे लिखना था इफ यू वांट टू नो अबाउट डिटेल ऑफ सॉफ्टवेयर देन क्लिक हियर। यहाँ पे क्लिक करें, इसको थोड़ा मैं बोल्ड कर दूं ताकि आपको दिखने लगे, साइज बढ़ा देता हूँ, थोड़ा हाईलाइट होने लगा। ठीक है, अब कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे डॉक्यूमेंट बने होते हैं और उसमें लिखा होता है कि अगर आप वायरस के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करें, तो आप उस टॉपिक पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला कि अगर आप क्या करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। अब वो क्लिक क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, इस पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे नेविगेट हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर वाली लिंक पे। तो वो क्रॉस रेफरेंस से होता है। कैसे, यहाँ गए क्रॉस रेफरेंस पे गए, क्रॉस रेफरेंस पे 3-4 चीजें होती हैं। पहला होता है हेडिंग के आधार, हेडिंग यानी लेबल के आधार पे लिंक करना। बुकमार्क जब पढ़ा दूंगा तो बुकमार्क भी समझ में आ जाएगा। अभी आपको केवल 2 चीजें पता है, कैप्शन और हेडिंग। तो मैं यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस कर सकता हूँ हेडिंग के आधार पर और इमेज के आधार पर, मतलब कैप्शन के आधार पर। तो पहले हेडिंग देख लेते हैं, हेडिंग से कैसे करते हैं, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला है कि यहाँ पे क्लिक करें तो आप सॉफ्टवेयर पे रीडायरेक्ट हो जाएं डायरेक्टली। तो कर्सर को यहाँ रखो, क्रॉस रेफरेंस करो, यहां से उठाओ हेडिंग, जितनी भी हेडिंग आपकी प्रॉपर बनी होंगी वो आपको सामने यहाँ दिखाई दे जाएंगी। अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर क्रिएट नहीं होगा तो दिखाई नहीं देगा, ये भी मैं बता दूं। ठीक है, अब मुझे क्या चुनना है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का लिंक बनाना है ना। तो मुझे हेडिंग लिया, हेडिंग के बाद मैंने लिया सॉफ्टवेयर, और मैं यहाँ पे क्या डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ये सॉफ्टवेयर का जो हेडिंग टेक्स्ट है इसको डिस्प्ले करवाना है यहाँ पर, या उसका पेज नंबर, मतलब सॉफ्टवेयर का जो पेज नंबर है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो, क्या हो। तो मैं कर लेता हूँ हेडिंग टेक्स्ट, मतलब जो सॉफ्टवेयर लिखा है वही यहाँ पे लिखा आ जाए। ये किया और क्लोज कर दिया। अब ये सॉफ्टवेयर यहाँ लिखा आ रहा है, तो जब मैं सॉफ्टवेयर पे क्लिक करूंगा कंट्रोल के साथ, तो देखिए मुझे डायरेक्ट कहां पे पहुंचा दिया इसने, सॉफ्टवेयर पे। तो ये जो नेविगेशन था ये हो गया किसके आधार पर, हेडिंग के आधार पर। क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस समझ में आया। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो ऊपर नीचे में कहीं पे भी क्रॉस रेफरेंस ले सकता हूं, मतलब मेरे पास पहले से बनी हुई हेडिंग्स हैं, उसका मुझे क्रॉस रेफरेंस लगाना है तो मैं लगा सकता हूं। जैसे मैं एक और चीज आपको करके दिखाता हूं, जैसे मैंने यही मैसेज लिया कंट्रोल सी से और किसी दूसरे पेज पर जाता हूँ लाइक दिस, यहाँ पर कंट्रोल पी, और सॉफ्टवेयर की जगह पर मैं लिख देता हूँ लाइक वायरस, कि वायरस के बारे में आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इस लिंक पे क्लिक करें। अब वायरस नाम का तो मैंने कुछ बनाया नहीं है, पर आप लोग बना लेना। तो यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। तो मान के चलो कि जो वायरस की जगह पे टॉपिक चेंज कर लेते हैं, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है तो आप इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आप तो लेबल के आधार पे कर सकते हो, तो डॉस के आधार पे करना है तो डॉस के आधार पे, तो यहाँ पे जाओगे क्रॉस रेफरेंस पे जाओगे, यहाँ से चुनोगे हेडिंग, यहाँ से चुनोगे डॉस। अब ये डॉस यहाँ पे डिस्प्ले हो या इसका पेज नंबर डिस्प्ले हो, तो पेज नंबर लेके ओके करोगे तो यहाँ पे पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ है डॉस, तो पेज नंबर यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मुझे डॉस पे नेविगेट कर देगा। बट अगर मुझे कैप्शन के आधार पे भी नेविगेशन करना है तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जो नेविगेशन किया वो हेडिंग के आधार पे किया, पर मैं कैप्शन के आधार पे, जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई लिखा हुआ है, अब कैप्शन के आधार पे मैं करना चाहता हूँ कि इफ यू वांट टू गो इमेज 6, आपको इमेज 6 पे जाना है, देन क्लिक हियर,
क्योंकि इमेज 1 पे कुछ अच्छी चीजें रखी हुई हैं जो हमें देखनी है। यहाँ गया, यहाँ से उठाया इमेज कैप्शन, और कौन से कैप्शन से लिंक करना है वो उठाया, और यहाँ पे वो कैप्शन दिखाई दे या उसका पेज नंबर, यहाँ से इंसर्ट किया, क्लोज किया, और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ये मुझे डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देगा इमेज नंबर 6 पे। दूसरा होता है टेबल ऑफ फिगर। दूसरा होता है टेबल ऑफ फिगर। टेबल ऑफ फिगर में हम किसके आधार पे बना सकते हैं? वी कैन क्रिएट इंडेक्स थ्रू कैप्शन। कैप्शन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? उसे क्रिएट कर सकते हैं टेबल ऑफ फिगर में। व्हाट इज कैप्शन? कैप्शन इज अ लेबल ओवर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ एक लेबल है। कैप्शन का फायदा क्या है? टेक्स्ट बॉक्स का डिसएडवांटेज क्या है? कैप्शन अपने हिसाब से नंबरिंग को चेंज करता रहेगा, नीचे जितनी भी ऑर्डरिंग होगी नंबरिंग की वो प्रॉपर वे में सेट करता जाएगा। जबकि टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करोगे तो मैनुअली आपको वो चीज करनी पड़ेगी, कंप्यूटर ऑटोमेटिक करके नहीं देगा। तो जब हम टेबल ऑफ फिगर जब कब यूज करते हैं? जब हमें कैप्शन के आधार पर लगाना पड़ता है। और इसके आधार पे कैप्शन की भी डेफिनेशन लिख देता हूँ। व्हाट इज कैप्शन? कैप्शन इज अ caption, it is a label over the object। ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ जो लेबल होता है उसको क्या बोलते हैं? कैप्शन। इट इज सेट ऑर्डरिंग, नहीं, इट सेट ऑर्डरिंग according to insert object। इंसर्टेड ऑब्जेक्ट के आधार पे क्या करता है? ऑर्डरिंग को सेट कर देता है, हमें सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और थर्ड, इसके अंदर इसी टेबल ऑफ फिगर के अंदर हमने एक और चीज पढ़ी, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस क्यों यूज होता है? यूजिंग दिस ऑप्शन, using this option, we can create reference link on our document using bookmark, heading, caption, footnote, लिस्ट, etc। इनके आधार पर आप क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। किसको? अपने टेबल में किसी भी इंडेक्स के डेटा को। तो क्रॉस रेफरेंस जस्ट हाइपरलिंक की तरह होता है। हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस में क्या अंतर है? जब मैं अभी हाइपरलिंक पे आऊंगा तो आपको डिस्कस कर दूंगा कि इन दोनों में क्या अंतर जा रहा है। एक्चुअल में ये क्रॉस रेफरेंस सेम है, वही विंडो ओपन होगी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब ये मैंने आपको करके दिखा दिया। मैं आपको 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ये सारी चीजें आप मुझे अभी करके दिखाएं, मतलब खुद करके देख लें एक बार, और कोई डाउट हो तो पूछ लें, ठीक है? All students, start your video. वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अभी हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा रेफरेंसेस टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट का क्या मीनिंग है और टेबल ऑफ फिगर का क्या मीनिंग है। तो टेबल ऑफ फिगर आर यूज्ड टू क्रिएट अ इंडेक्स यूजिंग कैप्शन। तो यहाँ पे हमने देखा कि टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू हम हेडिंग और लेबल के आधार पे क्या कर सकते हैं? इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। जबकि टेबल ऑफ फिगर के द्वारा हम कैप्शन के आधार पर हेडिंग या इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं फुटनोट और एंड नोट। व्हाट इज एंड नोट, व्हाट इज फुटनोट, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए, फुटनोट और एंड नोट ये दोनों सेम ही होते हैं। दोनों का काम होता है किसी भी तरह का रिमार्क, किसी प्रकार की डिटेल हमें किसी सेलेक्टेड डेटा के बारे में देनी है तो हम किसका यूज करते हैं? फुटनोट और एंड नोट का। इसको समझते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे रैंड के थ्रू कुछ टॉपिक इंसर्ट किए, कुछ टॉपिक इंसर्ट करने के बाद मैं थोड़े से ज़्यादा ले लेता हूँ, तो काम करता हूँ मैं 100 पैराग्राफ के करीब इंसर्ट कर लेता हूँ। 100 पैराग्राफ्स, एंटर।
ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैंने ये कुछ 100 पैराग्राफ्स इंसर्ट किए, ये मेरे पास ये है। अब फुटनोट एंड नोट क्या होता है? तीन चीजें होती हैं, फुटनोट, एंड नोट और एक इंसर्ट में होता है हमारे पास कमेंट, सॉरी व्यू के अंदर होता है हमारे पास कमेंट। ठीक है, कमेंट होता है यहाँ पर, इंसर्ट नहीं होता है शायद, 2 सेकेंड, यहाँ पे होता है रिव्यू के अंदर, जब रिव्यू आएंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे एक होता है हमारे पास कमेंट और एक होता है फुटनोट और एंड नोट। ये तीनों में अंतर क्या है? कमेंट मीन्स रिमार्क, रिमार्क एनी वर्ड एनी सेलेक्टेड डेटा, किसी भी डेटा को मैंने सेलेक्ट किया उसके बारे में मुझे कुछ एक रिमार्क देना है, तो हम किसका यूज करते हैं? कमेंट का। तो कमेंट को मैं कहाँ से देता हूँ? मैं रिव्यू पे जाऊंगा, न्यू कमेंट करूंगा और यहाँ पे इस पे कमेंट लगा दूंगा जो भी मुझे लगाना है। तो कमेंट कुछ इस तरह से दिखेगा, मान के चलिए गैलरी है, मैंने इसके बारे में कोई भी कमेंट दे दिया और वो यहाँ पे शो हो रहा है, तो इस तरीके से मैं कमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ। बट हम बात कर रहे हैं फुटनोट और एंड नोट। देखिए क्या होता है फुटनोट एंड एंड नोट। Footnote is a note which is displayed at the end of the page. ऐसी डिटेल जो कि पेज के अंत में दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? फुटनोट। थैंक यू भैया। फुटनोट, तो जैसे देखिए यहाँ पे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, मैं इस पे कुछ डिटेल देना चाहता हूँ इसके बारे में, गैलरी के बारे में। जरूरी नहीं कि वर्ड हो, पर्टिकुलर कोई लाइन भी हो सकती है, कोई सेलेक्टेड एरिया भी हो सकता है, इसके बारे में मैं कुछ कमेंट करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको लिया, डबल क्लिक किया और यहाँ से मैंने किया इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट हमेशा पेज के लास्ट में आता है, पेज के लास्ट में, जिस पेज का वो नोट है वो उसी पेज के लास्ट में आएगा। तो इधर पे मैं कुछ भी इसका दे देता हूँ, मान के चलिए मैंने ये नोट दे दिया, इसके बारे में डिटेल कुछ भी उस सेलेक्टेड टेक्स्ट के बारे में मैं लिखना चाहता हूँ। आप देखिए ये जो गैलरी वर्ड है इसके ऊपर 1 लिखा आ रहा है ना, और जब आप इसके ऊपर माउस को हॉवर करते हैं, इसके ऊपर रखते हैं, तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आपने उसके बारे में डिटेलिंग दी है वो आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप नीचे जाके भी देख सकते हैं कि ये जो 1 वाला है फुटनोट, उस पर आपकी क्या है, उसकी डिटेलिंग क्या है, ये भी आप यहाँ से शो करवा सकते हैं। ठीक इसी तरह से मान के चलिए इसी पेज में कोई दूसरा है, ये इसके बारे में मुझे कुछ डिटेल देना है, तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने कुछ भी ऑप्शन दिया और यहाँ पे मैंने उसके बारे में कुछ भी डिटेल दी थी। इसी तरह से मैंने कोई एक तीसरा डेटा सेलेक्ट किया, फुटनोट दिया और यहाँ पे कर दिया। तो ये क्या हो रहे हैं, उसी पेज के लास्ट में आ रहे हैं जिस पेज में वो वर्ड है। तो मैं पर्टिकुलर उस वर्ड पे जाकर उस पर कर्सर रख के उसकी डिटेल देख सकता हूँ, या उसके ऊपर जो 1 2 3 लगा हुआ है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे भी आके उसकी डिटेलिंग को देख सकता हूँ। देखिए होता क्या था, जैसे आपने देखा होगा कि कोई स्टोरी होती है, तो स्टोरी में क्या होता है कि हमने कोई भी स्टोरी लिखी, तो अब मैंने कोई साउथ अफ्रीकन नेम यूज कर लिया, अब मुझे नहीं पता कि वो ही है या शी है या एनिमल है, वो नेम मुझे समझ में नहीं आ रहा। अपने यहाँ के नेम तो वैसे होते नहीं है कि ब्रायन लारा, अब ये समझ के सब ऐसे तो आप समझ नहीं सकते कि इसका मीनिंग क्या है। तो उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फुटनोट और एंड नोट। जैसे हम भूमिका बनाते हैं, जैसे किंग है तो किंग का नाम ये है, तो अब इस किंग के बारे में कुछ डिटेल देनी है तो आप फुटनोट के अंदर दे सकते हो। और जो फुटनोट होता है वो एट द एंड ऑफ पेज आता है, उसी पेज के अंदर वो फुटनोट दिखाई देगा आपको। जैसे मान के चलिए सेकंड पेज है, मैं यहाँ पे किसी वर्ड पे कोई कमेंट या डिटेल देना चाहता हूँ, तो मैंने इंसर्ट किया, तो देखिए इस पेज के अंदर आ रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे ये इस तरह से लिख रहा है, एंटर किया, सॉरी, फिर मैंने कोई दूसरा वर्ड सेलेक्ट किया, फिर फुटनोट लगाया और इसके बारे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो इस तरीके से मैं किसी भी तरह का डिस्क्रिप्शन, रिमार्क देने के लिए किसका यूज करता हूँ? फुटनोट का। और फुटनोट इज डिस्प्ले एट द एंड ऑफ द पेज। बट व्हाट इज एंड नोट? एंड नोट इज डिस्प्ले एट द लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। एंड नोट जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट के लास्ट में शो होते हैं, वो पेज के अंत में शो नहीं होते। कैसे? जैसे मैंने कहा कि मान के चलिए मुझे इसके बारे में कोई कमेंट देना है, तो मैं फुट नोट की जगह एंड नोट लगाता हूँ। तो जैसे एंड नोट लगाता हूँ तो एकदम डॉक्यूमेंट के लास्ट में ले गया, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ उसके बारे में। ये पेज का लास्ट है, कैसे समझ में आया? यहाँ देख लीजिए पेज नंबर 11 पे पहुंच गए हैं, तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में ले जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी पेज में आप कोई भी कमेंट लगाएं, जैसे यहाँ पे लगाया और यहाँ पे एंड नोट कर दिया, तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी दे सकता हूँ। इसके अलावा एक आध और लगा देता हूँ, जैसे मान के चलिए इस पेज पे मैंने किसी को लगाया एंड नोट और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो एंड नोट डिस्प्ले एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड फुट नोट डिस्प्ले एट द एंड ऑफ द पेज।
फुट नोट हमेशा पेज के अंत में दिखाई देते हैं और एंड नोट हमेशा डॉक्यूमेंट के लास्ट में दिखाई देते हैं। तो आपको किस तरह का डिस्क्रिप्शन देना है, पेज के अंत में या पेज की शुरू एवरी एंड ईच पेज पर। तो आप अगर एवरी एंड ईच पेज पर डिस्क्रिप्शन या डिटेल देना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज फुटनोट। एंड इफ यू वांट टू गिव डिटेल ऑफ एनी सेलेक्टेड डेटा एट द लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट पेज, देन यू हैव टू यूज एंड नोट। तो आपको उसके लिए एंड नोट का यूज करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब इसमें एक अच्छा ऑप्शन और बताता हूं आपको कुछ। जैसे मैंने यहाँ पे फुटनोट लगाया, अब मैं क्या करना चाहता हूं, जितने भी फुटनोट हैं, पहले पेज पे फुटनोट लगा और दूसरे पेज पे लगाए, मैं सारे के सारे फुटनोट, चाहे वो फर्स्ट पेज का हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो, उसको एंड नोट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो क्या करेंगे, गो टू मोर ऑप्शन, मोर ऑप्शन पे जाओ, यहां पे कन्वर्ट पे जाओ। कन्वर्ट पे जाओगे तो यहां पे बोल रहा है कन्वर्ट ऑल फुटनोट टू एंड नोट। जितने भी फुटनोट हैं उसको एंड नोट में कन्वर्ट कर दो, मतलब उसे एट द लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट भेज दो। ओके किया और इंसर्ट किया, तो जो एवरी एंड ईच पेज पे लगे हुए थे वो एकदम से कहां पहुंच गए, एट द लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। वो सारी चीजें एकदम हो गई। अब मैं चाहता हूं कि जो जिस पेज का है वो उस पेज के फुटनोट पे चला जाए, मतलब एंड नोट को फुटनोट पे कन्वर्ट करना है, तो भी आप कर सकते हो। यहां जाओ, कन्वर्ट करो एंड कन्वर्ट ऑल एंड नोट टू फुट नोट। तो यहां पर जितने भी एंड नोट लिखे हुए हैं, जो जिस पेज का फुटनोट है उसी पेज पे वो वापस चला जाएगा। ओके किया, तो जो जिसका था वो वहीं पे चला गया। यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 थे, और बाकी जो तो लास्ट में मैंने लगाए थे तो वो लास्ट में ही रहेंगे। तो जो जिस पेज का था वो उस पेज पर चला जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो ये फुटनोट और एंड नोट से कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को समझ लेते हैं। फुटनोट एंड नोट लगाना आ गया, उसकी डेफिनेशन भी समझ में आ गई। बट यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1 2 3, ठीक है, 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू क्या हो रहा है, 5 एंड 6। अगर मैं अगले पेज पे लगाता हूँ, लाइक इस पे फुटनोट लगाता हूँ, तो उसका नंबर 7 हो जाता है। और फिर मैं इसी पेज पे किसी दूसरे पे लगाता हूं तो उसका नंबर 8। मैं चाह रहा हूं एवरी एंड ईच पेज पे ये क्या हो, 1 2 3 1 2 3, मतलब कंटिन्यू हो जाए। मतलब कंटिन्यू ना होके एवरी एंड ईच पेज पर 1 2 3 1 2 3 सेपरेट चलता रहे। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंटिन्यू। ये जो कंटिन्यू है ना, अगर मैं कर दूं रिस्टार्ट ईच पेज, तो क्या होगा, पहले वाले पे 1 2 3 4 जितने होंगे उतने हो जाएंगे। दूसरे पेज पे जब स्टार्टिंग होगी तो वो भी 1 2 3 4 से होगी, कंटिन्यू नहीं होगा। मतलब ऊपर 4 है तो फिर अगला 5वां शुरू नहीं होगा, है ना। ऊपर 4 है तो फिर अगला जो शुरू होगा वो भी फिर 1 से ही शुरू होगा। स्टार्ट कहां से होगा, 1 से, हर पेज पर। तो यहाँ पे रिस्टार्ट ईच पेज कर सकते हो। सेक्शन अभी मैंने पढ़ाया नहीं इसलिए समझना नहीं। कंटिन्यू ऊपर से आप 1 2 3 की जगह पे अगर आपको देना है ABCD रोमन संख्याएं या फिर एनी टाइप्स ऑफ सिंबल, देन यू हैव टू यूज दिस नंबर फॉर्मेट ऑल्सो, है ना। यहाँ पे आप अपना कस्टम मार्क भी दे सकते हैं, कोई भी सिंबल वगैरह है। ये जो 1 2 3 आ रहा है ना 7 8, इसकी जगह पे कोई सिंबल देना है तो आप यहाँ से कस्टम सिंबल भी दे सकते हैं। इसके अलावा कोई इसे पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है तो यहाँ से होल डॉक्यूमेंट ही रखें, तो इसको अप्लाई कर देंगे तो ये पूरा अपने हिसाब से काम कर लेगा जैसा करना है। तो इसकी नंबरिंग को कंटिन्यू कैसे करते हैं, सेपरेट कैसे करते हैं, वो मैंने आपको अभी डिस्कस करके बता दिया, ठीक। तो यहाँ पे जाके आप ये सारा काम कर सकते हैं। 1 2 3 4 की जगह ABCD कंसीडर कर सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा वो पढ़ा, इस ऑप्शन का नाम था, 2 सेकंड, इस ऑप्शन का नाम था फुट नोट्स। फुट नोट्स, फुट नोट्स और एंड नोट दोनों को एक ही नाम दे देते हैं। टैब का नाम जबकि फुट नोट था, पर हम यहाँ पे दोनों कंसीडर कर लेते हैं, एंड नोट। अब व्हाट इज फुट नोट, व्हाट इज एंड नोट, तो पहले देखते हैं फुट नोट की डेफिनेशन क्या होती है। Footnote. What is footnote? First point. A note which is written at the bottom of the page, at the bottom of the every and each page. This type of heading, each page, this type of note are called footnote.
जो हर पेज के अंत में होते हैं उसे कहते हैं फुट नोट। व्हाट इज एंड नोट? एंड नोट अ नोट, अरे सॉरी, a note which is written at the bottom of the document, bottom of the document जम नहीं रहा, at the last of the document लिख लेना, at the last of the document, this type of note are called end note। इस तरह के नोट को क्या कहा जाता है? एंड नोट कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें हमने जो सीखी, वी कैन कन्वर्ट फुट नोट टू एंड नोट, वी कैन कन्वर्ट फुट नोट टू एंड नोट एंड एंड नोट टू फुट नोट, किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने थर्ड चीज पढ़ी। तो यहाँ पे फुट नोट क्या होते हैं और ये तो नोट का मीनिंग क्या होता है? सिंपल नोट। व्हाट इज द मीन्स ऑफ नोट? नोट मीन्स रिमार्क, डिस्क्रिप्शन, etc, फीडबैक वगैरह। ठीक है, इसे रिमार्क बोलेंगे, या डिटेल, एनी टाइप ऑफ डिटेलिंग। ठीक है, तो उसको बोलेंगे नोट। तो जो पेज के अंत में होते हैं वो फुट नोट, और जो डॉक्यूमेंट के लास्ट में होते हैं वो एंड नोट। ठीक है, तो ये होता है हमारा फुट नोट और एंड नोट, है ना। तो इस तरीके से हम फुट नोट और एंड नोट लगा सकते हैं और उसकी सेटिंग्स अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। चलिए, अगला जो टॉपिक हमें अब पढ़ना है वो है मेलिंग। मेलिंग टैब पढ़ेंगे आज। मेलिंग टैब इंपॉर्टेंट और ज्यादा यूज होने वाला मेलिंग टैब। मेलिंग टैब का यूज क्यों करते हैं? इस मेलिंग टैब के थ्रू हम मेल मर्ज कर सकते हैं। व्हाट इज मेल मर्ज? मेल मर्ज का मतलब होता है, एक सेकेंड, मेल मर्ज, मेल मर्ज का मतलब होता है सेंड वन डॉक्यूमेंट टू मेनी या मल्टीपल पीपल्स। send one document to many, more than one people। ठीक है, एक से ज्यादा पीपल्स को अगर हमें क्या करना है, लेटर भेजना है, एक ही डॉक्यूमेंट को एक से ज्यादा लोगों को हमें क्या करना है, भेजना है, तो हम किसका यूज करते हैं? मेल मर्ज का। तो मेल मर्ज का यूज क्यों करते हैं? मेल मर्ज का यूज होता है कि अगर हमारे पास कोई डेटा है, एक ही डेटा है, अगर उसे मुझे एक से ज्यादा लोगों को सेंड करना है, एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, विंडो आर, विनवर्ड, एंटर। अब मेरे पास एक लेटर है, मान के चलिए मेरे पास एक लेटर है जिसमें मैंने 2-3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, दिस इज माई लेटर, और ये जो लेटर है ये मुझे एक से ज्यादा लोगों को भेजना है जो मेरी कंपनीज के एम्प्लॉइज हैं, उनको मुझे ये लेटर सेंड करना है। ठीक है, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी हम मैटर कोई भी लिखते हैं, जैसे मान के चलिए कि मेरा होंडा का शोरूम है, होंडा का शोरूम है, तो मेरे पास कस्टमर की जो एक्सेल में लिस्ट पड़ी हुई है उसमें कस्टमर का नाम लिखा हुआ है, उसमें कस्टमर का एड्रेस है, फोन नंबर है, उसका कितनी इंस्टॉलमेंट बची है, कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है, सारी इंफॉर्मेशन उस एक्सेल शीट में होती है। अब दिवाली वगैरह आई, दिवाली आई, होली आई, उनको मुझे विशेस भेजनी है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, इस तरह से कुछ भेजे, तो मैटर जो होता है वो कॉमन होता है, बट जो नेम होता है, जैसे फील्ड जो होती है वो डिफरेंट होती है, जैसे नेम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, ये सारी चीजें डिफरेंट होती हैं, बट जो मैटर होता है वो कॉमन होता है। जैसे आपका सर्टिफिकेट होता है ना, जब आपको यहाँ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा ट्रेनिंग का, तो आपके क्या होंगे, नेम अलग होगा, सीआरओ नंबर अलग होगा, बस ये 2-3 चीजें अलग होगी, बाकी पूरा मैटर सभी के लिए कॉमन है, बट 2-3 चीजें अलग होती हैं, नेम, सीआरओ नंबर, है ना, और एक आध चीज और होगी सर्टिफिकेट में, तो वो चेंज रहती है। तो फील्ड्स क्या होती है, डिफरेंट होती है, पर मैटर क्या होता है, कॉमन होता है।
तो यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशंस होती है, इफ यू वांट टू सेंड वन लेटर टू अ मैनी पीपल देन वी हैव टू यूज मेल मर्ज, है ना। तो उसके लिए पहले कुछ एक डेटा बना लेते हैं एक्सेल में जो हमारे पास मौजूद हो, जिसको हम भेज सकें। तो जैसे मेरे एम्प्लॉयज की लिस्ट है, ये जो एम्प्लॉय की लिस्ट है, इन लोगों को मुझे कुछ विशेष भेजनी है दिवाली होली के टाइम। तो मैटर तो मेरा तैयार है। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का नेम ले लेता हूँ, एम्प्लॉय की सैलरी से क्या करना है, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर ले लेता हूँ और एम्प्लॉय का नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और सिटी, बस ये 4 इंफॉर्मेशन रखता हूँ। इसी तरह से नाम ले लिया मैंने, रवि, करण, राजू, राजेश, मोहित, यश, लाइक दिस। ठीक, मोबाइल नंबर कुछ भी ले लेता हूँ, 111-222-3344। डेटा पहले से बना होना चाहिए। फिर एड्रेस में कुछ भी ले लेते हैं, LIG 271, AC को मैं ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना। सिटी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, लाइक दिस। इस डेटा को मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे इसे सेव कर दिया मैंने लिस्ट नाम से, मैंने इसे सेव कर दिया। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है ना। मैं अपने एम्प्लॉयज को दिवाली वाले दिन, ये जो मेरा मैटर है ये विश वाला मैटर है, ऐसा समझ लो आप, है ना। इसमें कुछ अच्छा ग्रीटिंग मैसेज लिखा हुआ है, वो आपको सभी एम्प्लॉयज को भेजना है। थ्रू द मेल भी भेज सकते हो, एक मेल एड्रेस भी डाल देता हूँ ताकि आपको मेल वाला भी दिखा सकूं मैं। तो यहाँ पे लिस्ट में एक कॉलम बना लो। अगर एक्सेल शीट में यहाँ पे मेल का ऑप्शन नहीं है तो मेल नहीं कर पाओगे, तो मेल एड्रेस का यहाँ पे एक अलग से कॉलम होना चाहिए। ईमेल abc@123 या जो भी है, efg@gmail.com, hi@gmail.com, लाइक दिस। ऐसे मैंने 2-3 लोगों के लिख लिए हैं, आप सबके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने डेटा को सेव कर लिया। अब मैं वर्ड पे गया। अब मेरे यहाँ पे जितने भी इंप्लॉइज हैं, अभी मैंने जो 8-10 इंप्लॉय बनाए, उन सबको मुझे विशेष भेजनी है। गो टू मेल मर्ज। सबसे पहले मैं लॉन्ग कट बता रहा हूँ, उसके बाद शॉर्ट कट बताता हूँ, 2 मिनट में काम हो जाएगा, ठीक है। पहले लॉन्ग कट देखो। मेल मर्ज से क्या क्या कर सकते हैं, लेटर बना सकते हो, मतलब एक ही लेटर को एक से ज्यादा लोगों को भेज सकते हो। मेल भेज सकते हो एक से ज्यादा लोगों को, एक कॉमन मैटर को एक से ज्यादा लोगों को इकट्ठा मेल भेज सकते हो। एनवलप बना सकते हैं हम। लेबल मतलब आईडी कार्ड वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि जैसे आईडी कार्ड भी बनते हैं तो मेरे यहाँ 10 इंप्लॉइज हैं, तो सबके नाम अलग हैं, सबके कोड अलग हैं, सबका ब्लड ग्रुप अलग है, सब चीजें अलग है। तो जो आप फील्ड यूज करना चाहते हैं आईडी कार्ड में, वो सबके लिए अलग अलग होंगी। तो आपको आईडी कार्ड्स बनाने तो आप लेबल्स यूज करें। अभी मैं क्या यूज कर रहा हूँ, लेटर। जैसे ही मैंने लेटर लिया तो सॉरी, यहां से नहीं करना है, सीधे आपको कहाँ जाना है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। पहले लॉन्ग कट। जैसे ही मैं यहाँ पे जाके स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे जाता हूँ तो यहाँ पे टास्क पेन ओपन हो जाता है। जो राइट साइड पे जितने भी ओपन होते हैं वो टास्क पेन कहलाते हैं, ध्यान रखना। टास्क पेन ओपन हो जाता है। तो ये टास्क पेन में सबसे पहले ये पूरा जो प्रोसेस है ये 6 स्टेप में वर्क करता है, 1 to 6। पहले स्टेप में पूछता है कि जो डॉक्यूमेंट है ये किस तरह का है, लेटर है, ईमेल भेजना है, एनवलप बनाना है या आईडी कार्ड्स बनाने हैं। तो भाई अभी तो हम लेटर का एग्जांपल देख रहे हैं, तो लेटर सेलेक्ट किया, देन नेक्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट। विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट डू यू वांट टू यूज टू सेंड वन टू मैनी पीपल, ठीक है। सेकेंड स्टेप में वो मुझसे पूछता है कि आप जो मैटर यूज कर रहे हो, यूज दिस करेंट डॉक्यूमेंट, यही डॉक्यूमेंट यूज करना चाहते हो जो आप लोगों को दूसरों को भेजना चाहते हो, या पहले से कोई टेम्पलेट आपके पास पड़ा हो, या सीडी ड्राइव में कुछ आपके पास सेव हो पहले से लेटर, उसको ओपन कर लो, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन का मतलब क्या है, सीडी ड्राइव में कोई पड़ा हो पहले से आपके पास लेटर बना हुआ, उसका मैटर यूज करना चाहते हो तो उसको यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे ब्राउज करो, ओपन करके यहाँ पे वो ओपन हो जाएगा। या आप इसी डॉक्यूमेंट को यूज करना चाहते हो तो पहले ऑप्शन को यस रहने दो, या पहले से बने हुए कुछ टेम्पलेट्स हैं उनको यूज करना चाहते हो तो टेम्पलेट ऑप्शन का यूज करो। तो अभी हम पहला ऑप्शन लेंगे।
फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप में पूछता है कि लिस्ट कहां पर है, किसको भेजना है। तो यूज एन एग्जिस्टिंग, कहीं पहले बनी हुई, कहीं सी ड्राइव डी ड्राइव में कोई लिस्ट रखी है क्या एक्सेल में? हाँ, हमने अभी बना के रखी है। दूसरा, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप यहां से लिस्ट भी बना सकते हो। किस ऑप्शन का यूज करके? टाइप अ न्यू लिस्ट। इस ऑप्शन का यूज करके आप खुद की लिस्ट भी बना सकते हो। पर अभी हम क्या यूज करेंगे? जो पहले से बनी हुई लिस्ट है। यहां पे गए, ब्राउज किया, लिस्ट कहां पड़ी हुई है वो लेके आए, तो हमें पता है डेस्कटॉप पर हमने सेव किया है इसे लिस्ट नाम से, इसको लिया और ओपन कर लिया। तो यहां पर ये लिस्ट मेरे पास आ गई। जैसे ये मेरे पास लिस्ट आएगी तो सबसे पहले पूछेगा कौन सी शीट में डेटा है। मैंने कहा शीट 1 पे डेटा है। यहाँ पे एक और विंडो ओपन होगी, इसमें अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि किस किस को लेटर भेजना है, किस किस को लेटर नहीं भेजना है। तो टिक का मतलब क्या है? इनको लेटर भेजना है, अनटिक का मतलब इनको लेटर नहीं भेजना। तो इस स्क्रीन में आप एडिट कर सकते हो किस किस को लेटर भेजें, किस किस को ना भेजें। तो मैं तो अभी ऑल करना चाहता हूं तो इसलिए सब पे टिक है। चलिए, इसके बाद क्या करूंगा? ओके। जैसे मैं ओके करूंगा तो ये लिस्ट यूज हो गई है ना। अब अगली स्टेप में चलते हैं। अगली स्टेप, अब यहाँ पे मुझे फील्ड को इंसर्ट करना है। तो आपने जो अभी लिस्ट इंसर्ट करी है उसके लिए आप क्या यूज करें? मोर आइटम। जैसे आप मोर आइटम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो डेटाबेस इंसर्ट है उसकी फील्ड आ जाएगी। तो मैं चाहता हूँ नेम इधर दिखाई दे, इंसर्ट किया, नेम आ गया। फिर टैब लेके मैं थोड़ा आगे गया, फिर यहाँ पे मोर आइटम पे गया, मोबाइल नंबर इधर शो हो तो मोबाइल नंबर इधर शो होगा। मान के चलिए यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं सिटी को शो करवाना चाहता हूँ, और इसको क्लोज करना जरूरी है। क्लोज नहीं करोगे तो माउस आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए क्लोज करके आपको हर बार करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर तो दे दिया मैंने, सिटी भी दे दी, ईमेल, और यहाँ पर इसकी मान के चलिए एड्रेस को यहाँ शो करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? इस स्टेप पे, फोर्थ स्टेप में हमने फील्ड को प्लेस किया कि कहां पे कौन सी फील्ड होगी। ये यहां पर बिटवीन द मैटर भी हो सकती थी। जैसे आपका सीआरओ सर्टिफिकेट बनता है तो वो तो मैटर के बीच में होता है, तो मैंने अलग क्यों रखा है? ताकि वो अलग हाईलाइट हो जाए, इसलिए इन सब चीजों को आप बीच मैटर में भी कहीं सेट कर सकते हो। ठीक है, जब ये सारा हो जाए फिर अगली स्टेप में आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो कि भाई इसका नजारा कैसा आएगा। तो देखिए इस तरह से प्रीव्यू आएगा। यहां से आप नेक्स्ट प्रीवियस करके देख सकते हो। देखिए नाम, मोबाइल नंबर, सिटी और एड्रेस ही चेंज होंगे, बाकी बीच का मैटर सेम होगा। ठीक, तो यहां पे आप प्रीव्यू देख सकते हो। एक बार प्रिंट लेने से पहले प्रीव्यू देखा जाता है, तो प्रीव्यू देख सकते हो। प्रीव्यू देखा, उसके बाद कंप्लीट पे क्लिक किया और यहां से आप डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हैं, या इंडिविजुअल हर व्यक्ति का अलग अलग लेटर बना सकते हैं। जैसे अभी देखिए एक ही व्यक्ति का लेटर है, मैं डायरेक्ट प्रिंट करूं तो प्रिंट करूं, प्रिंटर कनेक्ट है तो यहां पे ऑल करके ओके कर दूंगा तो सभी का प्रिंट निकल जाएगा। बट अगर मैं क्या करना चाहता हूं, इंडिविजुअल एक एक का वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाना चाहता हूं, तो एडिट किया, यहां से ऑल किया, ओके किया, तो देखिए एक वर्ड डॉक्यूमेंट बन गया। इसमें 4 या 5 जितने इंप्लॉइज थे सबके अलग अलग लेटर बन गए। आप चाहो तो अब इसे प्रिंट निकाल लो। तो दो तरीके हैं, डायरेक्ट प्रिंट निकाल लो, या दूसरा तरीका है कि पहले सबके अलग अलग पेज बना लो। देखो इस पेज पे रवि है, इस पेज पे करण है, इस पेज पे राजू है, सबके अलग अलग पेज बना लो, फिर प्रिंट निकाल लो, जो आपको अच्छा लगे दोनों में से। तो ज्यादातर लोग डायरेक्ट ही प्रिंट निकाल लेते हैं। तो प्रिंट निकाल लिया, ये हो गई हमारी 6th और लास्ट स्टेप। ये था लॉन्ग कट। सर ये तो कितना कठिन था सर, है ना। तो इसको सिंपल वे में करता हूँ, इसको एक बार और देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ, वहां पे मुझे समझाना था इसलिए मैंने आपको समझाया कि क्या क्या चीजें पूछी जाती है। अब पहले तो मैटर लिख लो। आपको जब फास्ट वे में काम करना है तो आपके पास मैटर होना चाहिए जो आपको भेजना है। ठीक, सीधा मेलिंग पे जाओ। मेलिंग पे जाने के बाद यहाँ पे बताओ क्या बताना है, लेटर। सबसे पहले तो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होगा वो बताओ। एडिट रिसिपिएंट, रिसिपिएंट कहाँ पर है, सेलेक्ट करो उसे। तो मैंने कहा यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, पहले से बनी है लिस्ट, उसको डेस्कटॉप से उठाया, ओपन कर लिया, लिस्ट आ गई। अब बोल रहा है कौन सी शीट में, यहां पर है, ये हुई। एडिट मतलब जो रिसिपिएंट्स लिस्ट आपने सेलेक्ट करी उसको एडिट करना हो, उसको एडिट करना हो, किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, तो उसको आप यहां से टिक अनटिक कर सकते हो। तो ये तीसरा ऑप्शन का ये काम है। उसके बाद यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को टच नहीं करना है, सीधे इंसर्ट फील्ड पे जाना है। इंसर्ट फील्ड पे ई नेम यहां पे दिखाई दे, मोबाइल नंबर यहां दिखाई दे, एड्रेस यहां दिखाई दे और सिटी यहां दिखाई दे। ठीक, अब ये रूल वूल क्या होते हैं, ये पहले से बनी हुई फील्ड से, इसको अभी ध्यान नहीं देना, आपका काम वाला ये है बस। फिर इसका प्रीव्यू देख लो, इसको ऑन किया प्रीव्यू को,
नेक्स्ट प्रीवियस करके इसका प्रीव्यू देख लो कि कैसा दिखाई देगा डॉक्यूमेंट आपका। और लास्ट स्टेप इज फिनिश। फिनिश में एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट कर लो, प्रिंट दे दो या फिर मेल भेज दो। तो मैं मेल भेज के दिखाता हूं। मेल पे गए, अब आपको चुनना पड़ेगा कि भाई मेल का एड्रेस किस कॉलम में रखा है। तो ईमेल कॉलम में है। यहाँ पे आप अपना टाइटल दें और यहाँ पे करके ओके कर दें तो ये सबको मेल चला जाएगा। पर आउटलुक कॉन्फ़िगर होना चाहिए। इसका जो मेल जाएगा वो किससे जाएगा? आउटलुक से। तो आपके सिस्टम पे जो आउटलुक है वो कॉन्फ़िगर होना चाहिए पहले से, तभी मेल जाएगा। तो मेल भेजने के लिए आपके जो एक्सेल की टेबल है, एक्सेल की शीट है, उसमें पहले से ये बना होना चाहिए ईमेल वाला कॉलम। अगर नहीं बना तो ईमेल नहीं भेज सकते हो, सीधे ऑफलाइन ही भेज सकते हो, ऑनलाइन किसी को नहीं भेज सकते। तो देखिए सारे ऑप्शंस एक के बाद एक कवर हो गए, मतलब ये पूरा का पूरा केवल मेल मर्ज था। तो मेल मर्ज की डेफिनेशन क्या है? इफ यू वांट टू सेंड one document to more than one people, then we have to use mail merge. There are 6 steps for mail merge. मेल मर्ज की 6 स्टेप्स हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं। फर्स्ट, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप बताओ भाई, डॉक्यूमेंट टाइप में क्या क्या हो सकता है भाई? लेटर बनाना चाहते हो या फिर एनवलप बनाना चाहते हो या फिर लेबल्स बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो? ईटीसी। तो हमने लेटर चुना था। सेकंड में बताना है सेलेक्ट मैटर इन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में कहां पे मैटर यूज करना है? तो हमने यूज किया था यूज एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को हमने लिया था। थर्ड स्टेप में मुझसे पूछा वेयर इज लिस्ट। लिस्ट कहां पर है? एक्सेल में मैंने फाइल को ओपन करके यहाँ पे लिस्ट दे दी। फोर्थ में बोला एडिट लिस्ट। लिस्ट को एडिट कर लो, किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, टिक अनटिक कर लो। पांचवें में आप प्रीव्यू देख लो क्या आपने जो बनाया है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। और सिक्स्थ में आप उसे प्रिंट या मेल कर दो, प्रिंट या मेल। तो देयर आर 6 स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ मेल मर्ज। तो इस तरीके से हम मेल मर्ज का काम कर सकते हैं। तो मेल मर्ज के थ्रू हम एक ही लेटर को एक से ज्यादा लोगों को भेज सकते हैं मेल मर्ज के द्वारा। तो ये होता है हमारा मेल मर्ज। तो यहां पर ये मेल मर्ज खत्म हो गया। एक काम करता हूं, पहले ये मैक्रो समझ लो। इसमें पूरे में एक ही बच रहा है मैक्रो, इसको खत्म कर देते हैं। मैक्रो में क्या करना है? देखो मैक्रो का यूज होता है रिकॉर्ड द एक्शन। जो भी आप एक्शन कर रहे हो उसको ये रिकॉर्ड कर लेता है, कॉपी पेस्ट नहीं करता। कई लोगों को लगता है कि मैक्रो का काम है व्यू के अंदर मैक्रो का शॉर्टकट आया था भाई, अल्ट F4 होता है शायद। नहीं, मैक्रो का शॉर्टकट होता है अल्ट F8 शॉर्टकट आया है, ठीक है। तो ये इसका शॉर्टकट है मैक्रो का यूज है, इट इज यूज टू रिकॉर्ड एक्शंस को रिकॉर्ड करता है ये। अब व्हाट इज द मीन्स ऑफ एक्शन, उसको समझ लो पहले। बहुत क्लेवर ऑप्शन है और बिना कुछ किए एक क्लिक पे सारा काम कर देता है। कैसे? जैसे मैं आपको एक काम देता हूं कि आपको एक टेबल इंसर्ट करनी है 3x3 की, कर दी हमने। यहां पे मैंने दिया नेम, यहां दिया क्लास, यहां दिया रोल नंबर। यहां पे मैं 1-2 डेटा डाल देता हूं, रवि 12th 101, करंट 11th 102, मोहित 12th 103, लाइक दिस। ये 3 डेटा काफी है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, कॉपी, देन थोड़ा नीचे आए कंट्रोल V, थोड़ा नीचे आए कंट्रोल V, थोड़ा नीचे आए कंट्रोल V। देयर आर 4 टेबल्स। आप समझ लो डिफरेंट कंटेंट हो सकते हैं पर फॉर्मेट सबका सेम है। 4 है। अब मेरी सिचुएशन क्या है? मेरी सिचुएशन ये है कि इस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। मतलब टेबल में जो बॉर्डर वगैरह दिख रही है ना, सब हटाना है और इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? अब देखो आप क्या करोगे, आप करोगे इसको पकड़ोगे, पहले टेबल सेलेक्ट करोगे, फिर आप लेआउट पे जाओगे। लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ये लेआउट तब तक नहीं आता जब तक टेबल सेलेक्ट नहीं होती, ध्यान रखना।
लेआउट लिया, लेआउट लेने के बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे गए। अब ये पूछ रहा है कि इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, पर सेपरेटर कौन सा यूज करना है, टैब यूज करना है, पैराग्राफ यूज करना है या कॉमा यूज करना है। मतलब अगर मैंने कॉमा ले लिया तो नेम कॉमा क्लास कॉमा रोल नंबर, रवि कॉमा 12 कॉमा 101, मतलब कॉमा सेपरेटर हो जाएगा। और टैब ले लिया तो ये थोड़ा टैब में आएंगे, मतलब दिखेगा ऐसे ही, तो ये टैब में ही सब फिट, बस ये बॉर्डर हट जाएंगी। तो मैं टैब ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने टैब लेके इसे ओके किया, देन ये क्या हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या क्या किया, सोचो, मैंने इतना दिमाग लगाया। पहले मैंने इसे सेलेक्ट किया, फिर मैंने लेआउट पे क्लिक किया, दूसरा एक्शन, पहला एक्शन सेलेक्ट, दूसरा एक्शन लेआउट पे क्लिक, तीसरा एक्शन कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक, चौथा एक्शन टैब पे क्लिक, तो पांचवा इस पे क्लिक। मतलब कितने एक्शन मैंने परफॉर्म कर दिए, 5 एक्शन। मैं इसे एक बार में ही परफॉर्म करवाना चाहता हूं। इसको लिया, अब सबसे पहले मैक्रो स्टार्ट कर लो इस एक्शन को करने से पहले। तो रिकॉर्ड मैक्रो किया, इस मैक्रो का एक नाम दे दिया, लाइक टेबल टू टेक्स्ट, ऐसे एक नाम दे दिया। इसका एक कीबोर्ड शॉर्टकट दे दो, यहां जाओ, अरे सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, अच्छा स्पेस नहीं लेगा नाम में, कुछ ज्यादा ही बड़ा नाम हो गया। इसको मैं कर देता हूं टेक्स्ट टू, सॉरी टेबल टू टेक्स्ट, टेबल टू टेक्स्ट, शायद स्पेस ना ले। इसको मैंने लिया, यहाँ पे एक शॉर्टकट असाइन कर दो, ऐसा लेना जो पहले से अवेलेबल ना हो। कंट्रोल पी ले लोगे तो प्रिंट और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो मैं एक ले लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट पी, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता, और इसे असाइन कर दो। मतलब ये जो मैंने मैक्रो बनाया इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट पी, और इसे क्लोज कर दिया। तो ये देखिए कैसेट का निशान आ गया, और यहाँ देखिए ये स्टॉप दे रहा है। स्टॉप आप यहाँ पे भी जाके कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए पॉज करना है तो यहाँ से पॉज कर सकते हो रिकॉर्डिंग को। स्टॉप कर दोगे तो पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगी। ठीक, अब स्टॉप क्यों करते हैं वो समझ लो, और पॉज क्यों करते हैं। जैसे देखो अभी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, मैं इसको सेलेक्ट करना चाह रहा हूं तो ये कुछ भी नहीं करने दे रहा, पर पहले सिचुएशन क्या है, पहले सेलेक्ट करूं तो इसको कुछ समय के लिए पॉज कर दो तो ये कर्सर की तरह बिहेव करेगा। मैक्रो ऑन है पर पॉज है, पर ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। तो पहले मैंने सेलेक्ट किया, देन रिज्यूम रिकॉर्डर, रिज्यूम कर लिया, मतलब मैक्रो स्टार्ट हो गया। तो सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट होने के बाद गो टू यहाँ, इस पे चूज कॉमा, इस बार कॉमा ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो देखिए सब कॉमा के द्वारा सेपरेट हो गए। और यहाँ पे जब ये काम हो जाए, व्यू पे जाए और इसे स्टॉप कर दें, और स्टॉप आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप कर दें, ये मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। ठीक, अब आपको यही मैक्रो इस पे लगाना है, मतलब यही काम इस पे करना है, क्या, टेबल टू टेक्स्ट का। सिंपल जाए मैक्रो पे, व्यू मैक्रो देखें, जितने मैक्रो होंगे वो बने होंगे, और इसे रन मैक्रो कर दें, वो सारी प्रोसेस एक क्लिक में हो गई। वो सारी प्रोसेस क्या हो गई, एक ही क्लिक में। कंट्रोल जेड से अंडू कर दिया मैंने। पर आपको मैंने शॉर्टकट भी बताया था, सेलेक्ट करो कंट्रोल शिफ्ट पी करो, सेलेक्ट करो कंट्रोल शिफ्ट पी करो, बस इतना सा काम है। समझ में आया। तो इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड एक्शन। कौन, मैक्रो। मैक्रो जो होता है वो एक्शन को रिकॉर्ड करने के काम आता है। तो कोई ऐसी स्टेप है जो 4-5 क्लिक या 10-12 क्लिक में हो रही है, मैं चाहता हूं एक ही क्लिक में हो जाए, तो उसके लिए आप मैक्रो क्रिएट कर लें। इट इज कॉल्ड मैक्रो। तो मैक्रो मीन्स परफॉर्म रिकॉर्ड एक्शन, या मैक्रो को ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म मल्टीपल एक्शन ऑन सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक पे मल्टीपल एक्शंस को परफॉर्म करवा सकते हो यूजिंग मैक्रो। और कुछ भी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, जबकि मैक्रो की कोडिंग भी होती है, वीबीए पार्ट होता है अपने आप में। ठीक, यहाँ का ये पूरा खत्म, व्यू पूरा खत्म, होम में देख लेते, पैराग्राफ को कर लेते तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पैराग्राफ को भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। बाकी तो मैं पढ़ाता चल ही रहा हूँ, पैराग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं तो ये टैब भी खत्म हो जाए, फिर बचेंगे एक आध टैब, उसे कल डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी डिलीट कर देते हैं। पैराग्राफ देखो, ये वाइवा का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब समझ जाओ आप। तो ये वाइवा का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है, मैं जो पूछ रहा हूँ उस पर आप ध्यान देना कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा, मैंने लिखा इट इज अ कंप्यूटर, मैंने एक लाइन लिखी इट इज अ कंप्यूटर, और एंटर की प्रेस कर दी। जैसे ही एंटर की प्रेस करी, तो आपका मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं एंटर की प्रेस करता हूं
तो लाइन चेंज होती है या पैराग्राफ क्रिएट होता है? आपको आंसर नहीं देना, मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन ये है मेरा कि जब मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो लाइन चेंज होगी या पैराग्राफ क्रिएट होगा? पैराग्राफ की सेटिंग से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज पैराग्राफ। हम एक्चुअल में पैराग्राफ पता नहीं होता, पैराग्राफ की सेटिंग करते हैं और सोचते हैं सर हो ही नहीं रही। हमें पैराग्राफ और लाइन के बीच में अंतर नहीं पता। ठीक, तो जब भी हम कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे तो लाइन चेंज हो रही है या फिर पैराग्राफ क्रिएट होता है। तो ध्यान रखना, व्हेन वी प्रेस एंटर की ऑन अवर कीबोर्ड देन न्यू पैराग्राफ इज क्रिएटेड ऑलवेज और एवरी टाइम। तो हर बार एक नया पैराग्राफ क्रिएट होता है, भले ही आपने छोटा सा लिख के कर दिया, क्योंकि लाइन हमें कभी चेंज करनी ही नहीं पड़ती। आपने कभी गौर नहीं किया, आप लिखते जाओ लाइन ऑटोमेटिक चेंज होती है। वी डोंट हैव टू चेंज लाइन, हमें उसे चेंज करने की जरूरत ही नहीं होती है, देयर इज नो नीड। बट व्हेन वी प्रेस एंटर, है ना, एट एनी पोजीशन, देन न्यू पैराग्राफ इज क्रिएटेड। तो मैंने इतना लिख के भी एंटर किया तो ये थर्ड पैराग्राफ क्रिएट हो गया, इतना लिख के भी एंटर किया तो ये फोर्थ पैराग्राफ। अब बात आती है सर कैसे पता चलेगा कि पैराग्राफ या लाइन है? लाइन में हमेशा एक लाइन का अंतर होता है, जबकि यहां पे देखो दो पैराग्राफ्स के बीच में 2 लाइन का अंतर है। यहां इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 2 लाइन्स का, जबकि जो सिंगल लाइन होती है उसमें सिंगल या 0.5 लाइन का डिफरेंस होता है। ठीक, तो 2 पैराग्राफ्स के बीच में हमेशा 2-2 लाइन के डिफरेंस होते हैं, जबकि लाइन में जो होता है 0.5 या फिर 1 लाइन का डिफरेंस होता है, इससे ज्यादा नहीं होता 2 लाइन के बीच में। तो ये होती है पैराग्राफ। अब इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया, व्हेन वी प्रेस एंटर देन एवरी टाइम इट्स क्रिएट अ पैराग्राफ। तो यहाँ पे 3 पैराग्राफ है, देखो यहाँ पे ये 2 लाइन का स्पेस है, तो यहाँ पे पहला पैराग्राफ खत्म, 2 लाइन का स्पेस, दूसरा पैराग्राफ और ये तीसरा पैराग्राफ। मान के चलो एट एनी पोजीशन, अब मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो आप कहोगे सर लाइन चेंज हो गई। नहीं, न्यू पैराग्राफ क्रिएट हो गया। कैसे पता चला? यहाँ देखो 2 लाइन का स्पेस आ गया, है ना। इसको देखने के लिए एक और चीज आप यूज कर सकते हो, शो एंड हाइड। जैसे आप शो एंड हाइड चालू करोगे तो जो उल्टा पी दिख रहा है आपको, ये पैराग्राफ का मार्क होता है। पैराग्राफ को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे जो कंप्यूटर या एमएस वर्ड जो मार्किंग स्कीम यूज करता है वो यूज करता है ये उल्टा वाला पी। ठीक है, तो जहां पे भी ये उल्टे पी लगे मतलब वहां पे पैराग्राफ एंड हो रहा है, मतलब वहां से लेके स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक एक पैराग्राफ है। तो जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ उल्टा पी, मतलब जब मैंने यहाँ पे एंटर किया तो एक न्यू पैराग्राफ क्रिएट हुआ, ना कि न्यू लाइन। सिचुएशन आती है, देखो मैं अभी इसको पहले जैसा करता हूँ, एंटर किया तो पैराग्राफ बन गया। कैसे पता चला? इस सिंबल के कारण, क्योंकि मैंने इसे ऑन रखा है दिखाने के लिए, जरूरत नहीं होती ऑन करने की, आपको मार्किंग स्कीम भी सिखाने की कैसे यूज करते हैं। बट बात ये होती है कि सर पैराग्राफ चेंज ना हो बट लाइन चेंज हो जाए, मुझे लाइन चेंज करनी है पर मैं एंटर करूंगा तो क्या हो जाएगा? लाइन चेंज हो, पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। बट मैं इसको फुटर को यहां पे तो लाना चाहता हूं बट इसी पैराग्राफ में इसको इंक्लूड रखना चाहता हूं, लाइन चेंज हो बट पैराग्राफ चेंज ना हो, देन यू हैव टू प्रेस अल्ट एंटर, सॉरी देन यू हैव टू प्रेस, एक मिनट रुको, यहां पे कर्सर रखा और आपको यहां से लाइन चेंज करनी है जैसे, तो आप क्या करें? कंट्रोल एंटर, सॉरी कंट्रोल एंटर से हो जाता है, शॉर्टकट होता है अल्ट और एंटर। अल्ट एंटर से लाइन क्रिएट होती है, शिफ्ट एंटर, सॉरी शिफ्ट कहाँ गया? शिफ्ट एंटर से लाइन होती है, लाइन क्रिएट होती है किससे? शिफ्ट और एंटर करेंगे तो क्या होगा? एक लाइन चेंज हो जाएगी। पैराग्राफ है, ये लाइन भी इसी पैराग्राफ का ही एक हिस्सा है। कैसे पता? मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो लाइन चेंज का सिंबल कैसा होता है, इस तरह का, और पैराग्राफ का सिंबल कैसा होता है, इस तरह का। और यहाँ पे देखो जो स्पेस हम देते हैं स्पेस बार से, उसका सिंबल होता है डॉट। ये डॉट दिख रहा है, ये स्पेस की मार्किंग स्कीम है कि मतलब अगर आप कहीं पे स्पेस देते हो तो वहां पे वो डॉट लेता जाता है, कहीं पे आप एंटर करते हो तो वो पीपी बनाता चलता है, कहीं पे आप शिफ्ट एंटर करते हो तो वो ऐसा वाला एरो बना देता है, शिफ्ट एंटर, तो वो इस तरह का मार्क बना देता है। इट इज कॉल्ड लाइन चेंज। अगर आप टैब करते हो तो देखो कैसा होता है, मार्किंग समझ में आ रही है इसकी? तो ये सब मार्किंग है। तो 2-4 सिंबल याद रखो, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप जब बड़े हो जाओ खुद ही आपको समझ में आने लगेंगे क्या हो रहा है। तो 2-4 सिंबल्स बस याद रखो, पैराग्राफ का, लाइन का, ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे आपने लाइन चेंज कर दी। जब आपने लाइन चेंज कर दी तो ये जो लाइन है ये इसी पैराग्राफ का पार्ट है, इससे अलग नहीं है। बट अगर आप यहाँ एंटर कर देते सिंपल तो ये पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है। चलिए पैराग्राफ में समझ में आ गया, लाइन कैसे चेंज करते हैं ये भी आ गया।
ये जो मैंने यहाँ पे शिफ्ट एंटर बताया ना, ये आप पेज लेआउट में जाके, ये ब्रेक के अंदर जाके, ये टैक्स रैपिंग सेम काम करता है। एक्चुअल में ये शॉर्टकट इसी ऑप्शन का है, शिफ्ट एंटर। टैक्स रैपिंग मतलब लाइन चेंज करो, पैराग्राफ मत क्रिएट करो, ठीक है, चेंज द लाइन। चलिए पहले देख लेते हैं, अब अगली बात करते हैं, पैराग्राफ को समझ लेते हैं। पैराग्राफ को यहां से भी समझ सकते हैं, यहां से समझिए। पहली चीज होती है पैराग्राफ के अंदर अलाइनमेंट। पैराग्राफ समझ में आ गया, अब सेटिंग भी समझ में आ जाएगी कैसे करना है। सेलेक्ट करो पैराग्राफ, यहां जाओ, यहां पे पैराग्राफ की पहली सेटिंग होती है अलाइनमेंट। बचपन से पढ़ रहे हैं अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। और एक होता है सुपर जस्टिफाई, जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा आपको, पर मैं करके दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे मैंने इससे सेलेक्ट किया, अब ये जो भी फॉर्मेटिंग है आपको दिख रही है, यहाँ देखिए ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, सारी चीजें लेफ्ट से बराबर है, पर राइट से बराबर होने की कोई गारंटी नहीं है। बट अगर मैं राइट अलाइनमेंट ले लेता हूँ, सारी चीजें राइट से बराबर होंगी, बट लेफ्ट से बराबर होने की कोई गारंटी नहीं है। और सेंटर करूंगा तो ना लेफ्ट से बराबर होने की गारंटी, ना राइट से बराबर होने की गारंटी, सारी चीजें मिड से बराबर होंगी, है ना। आधा कंटेंट इस तरफ होगा, आधा कंटेंट इस तरफ होगा। और जस्टिफाई का मीनिंग होता है लेफ्ट से भी बराबर और राइट से भी बराबर। इट इज कॉल्ड जस्टिफाई, ठीक। एक होता है सुपर जस्टिफाई, उसका देखो लेफ्ट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एल, कंट्रोल ई सेंटर का, कंट्रोल आर राइट का, कंट्रोल जे जस्टिफाई का। तो सुपर जस्टिफाई का होगा कंट्रोल शिफ्ट जे। देखो कंट्रोल शिफ्ट जे, देखिए जो लास्ट लाइन है इसको भी उसने पूरा जस्टिफाई कर दिया। इट इज कॉल्ड सुपर जस्टिफाई, है ना। इसका यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता ना, आपको मीनू के अंदर मिलेगा कहीं पे सुपर जस्टिफाई, शॉर्टकट याद रखना, कंट्रोल शिफ्ट जे, इट इज कॉल्ड सुपर जस्टिफाई। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट मेथड। कौन कौन सी, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। जो काम आप यहां से कर रहे हो सेम काम आप यहां से कर सकते हैं। डन। चलिए इंडेंट पोजीशन क्या होती है, इंडेंट पोजीशन मतलब पैराग्राफ का लेफ्ट और राइट पोजीशन। जैसे यहाँ पे प्रीव्यू देखिए आप, ये वाला जब मैं लेफ्ट को बढ़ाता हूं तो लेफ्ट से अंदर जा रहा है, राइट से बढ़ा रहा हूं तो पेज के मार्जिन से ये जो पैराग्राफ है जो भी सिलेक्टेड है, अभी मैंने सेलेक्ट किसी को नहीं किया, जैसे मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, इस वाले को करता हूं। अब मैं सेटिंग करूंगा तो समझ में आएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट से कितना अंदर हो मार्जिन और राइट से कितनी अंदर हो मार्जिन, वो मैं यहां से कर सकता हूं। जैसे ही मैं करता हूं और यहां से ओके करता हूं तो देखिए लेफ्ट और राइट मार्जिन से पैराग्राफ कितना अंदर हो और बाहर हो, उसको मैं इंडेंट पोजीशन कहता हूं। दूसरी चीज क्या होती है, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। हम जो इंडियन लोग हैं वो फर्स्ट लाइन वाली मेथड यूज करते हैं, मतलब पैराग्राफ को थोड़ा छोड़ के लिखते हैं यहां से। जैसे ये जो है इसको आप अपने हिसाब से और भी आगे कर सकते हो। ये फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन हमेशा थोड़ी आगे होती है यहाँ पर, ठीक। पर जो अमेरिकन स्टाइल होती है उसमें क्या होता है, ये लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होते हैं। और हैंगिंग का मतलब जस्ट उल्टा, फर्स्ट लाइन आगे आ जाएगी, बाकी सब इसके नीचे हैंग हो जाएंगे, हैंगिंग। ओके देखिए फर्स्ट लाइन आगे, बाकी उसके नीचे ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे आपको इमेज वगैरह लगा सकते हैं, फॉर्मेटिंग के लिए है, सब फॉर्मेटिंग टूल है, आपको पता है ये सब चीजें फॉर्मेटिंग ही कर रहे हैं। तो इंडेंट पोजीशन इज यूज्ड टू सेट द लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट। तो जो लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट है मार्जिन से, उसको सेट करने के काम आता है इंडेंट पोजीशन। स्पेसिंग क्या होती है, दो पैराग्राफ के बीच की दूरी कितनी होगी। अभी मैंने क्या बताया, बाय डिफॉल्ट 2 होती है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूं ये पैराग्राफ यहां से कितनी दूरी पे हो, नीचे कितनी दूरी पे हो, आफ्टर और बिफोर। बिफोर यानी पहले, आप यहां पे प्रीव्यू देखिएगा, यहां पे ज्यादा समझ में आएगा। दिख रहा है पहले पैराग्राफ से ये जो सेलेक्टेड पैराग्राफ है वो कितना दूर होगा, और दूसरे से ये तीसरा कितना दूर होगा। इसको लिया और ओके कर दिया, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी यहां से। तो पैराग्राफ का बिफोर और आफ्टर स्पेस क्या होगा वो हम सेट कर सकते हैं किससे, इससे, स्पेसिंग वाले ऑप्शन से, ठीक। तो यहां पर ये ऑप्शन होता है। तो मल्टीपल फर्स्ट लाइन और हैंगिंग, ये भी समझ में आ गया। अब यहां पर एक पैराग्राफ है, उसके बीच में कितनी लाइन का स्पेस देना है वो आप यहां से दे सकते हो। जैसे सिंगल लाइन, एक लाइन का 1.5, तो यहां पे इनके बीच में 1.5 पैराग्राफ है, पर स्पेस कितना है 1.5 का। 2 लाइन का तो डबल ले लो। एटलिस्ट मतलब 0.25, स्ट्रिक्टली मतलब होता है 0.25, और एटलिस्ट का मतलब होता है 0.50 लाइन स्पेसिंग। मतलब मैं मेजरमेंट के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है।
तो इसका मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया 0.50 और इसका क्या हो गया 0.25 और डबल सिंगल का तो मीनिंग पता ही है। मल्टीपल मतलब आप 3-4 लाइन का स्पेस अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हो कि पैराग्राफ में जो भी है उनमें 4-4 लाइन का स्पेस हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये पूरा एक पैराग्राफ है पर इनके बीच में कितनी लाइन का स्पेस है 4 लाइन का स्पेस है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है। कल जो इसके थोड़े बहुत टॉपिक बचे हैं वो हम कवर करेंगे और फिर उसके बाद अगली क्लास में हम अगली क्लास में पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है।